इस यूनिवर्स को किसने बनाया है? अगर गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो गॉड को किसने बनाया है? बिग बैंग से पहले क्या था? हम जो बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश की, यूनिवर्स से ब्रह्मा विष्णु और महेश का क्या कोरिलेशन है? नासा की इतनी बात होती है, इतनी कंट्रोवर्सीज की बात होती है, क्या एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है? अगर करती है तो किस फॉर्म और शेप में करती है? क्या हमारे हिंदू गॉड्स जिनको हम पूजा करते हैं, क्या ये एलियंस हैं? देयर आर सो मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए हमने बुलाया आज सृजन पाल सिंह जी को। एक IIM गोल्ड मेडलिस्ट और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एडवाइज़र रह चुके हैं। और इतना ही नहीं, उनके साथ इतना काम करने के बाद इन्होंने उनके साथ बहुत सारी बुक्स को ऑथर भी किया है। और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कलाम सेंटर, एक NGO वो चलाते हैं। उसके साथ में होमी लैब्स के फाउंडर हैं, जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, एस्ट्रॉयड बेल्ट माइनिंग, इन सब के ऊपर काम करते हैं। तो ये आज का जो एपिसोड है ना, बहुत डीप यूनिवर्स, गॉड, हिंदुइज्म, रिलीजन, इन सब के ऊपर है। और हमने बहुत सारे ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो एपिसोड एंड तक देखना। अगर आपका थोड़ा सा भी इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। दिस इज मैड ओवर ग्रोथ विद नितिन बजाज। एंजॉय द शो। स्पेशली इलॉन मस्क की अगर बात करें तो उसको मार्स पे जाना है। Why do people want to go to Mars? For 3-4 reasons. Number one is that Earth is a fragile planet, like all planets. और हमें सीख लेनी चाहिए मार्स से ही। मार्स एक ज़माने में नदियों से भरा भरपूर प्लानट था। नदियाँ बनी हुई हैं मार्स पे, और सूख गई हैं, और वो सूख करके बर्फ़ के रूप में उसके नॉर्थ और साउथ पोल पे जमा हुआ है पानी। तो पोलर आइस कैप्स बहुत बड़े बड़े हैं मार्स पे। जब मार्स थोड़ा गर्म हुआ होगा, उस समय ये पोलर आइस कैप्स नदी के रूप में घूमते होंगे, और इसीलिए मार्स पे धारियां दिखती हैं। और इसीलिए जब पहली बार धारियां गैलीलियो ने देखी तो उसको लगा कि ये रिवर्स हैं। और उसी से हमें ये भ्रांति आ गई कि मार्शियंस होते हैं, वो हरे होते हैं। वो वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स वाले नाम की वो फिक्शन बुक आ गई, उसकी वजह से सबको लगा कि मार्स पे लाइफ है। बट उसका जो बेसिस था वो ये था कि मार्स पे कैनियंस दिखती हैं जिसमें पानी नहीं है, लेकिन पहले पानी होगा। Mars is an example. Venus, on the other hand, somehow also had water. Venus में बहुत सारी water vapor है। Venus में उल्टा हुआ, somehow Venus बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, और वो water vapor जैसे जैसे वाष्प हुआ, वेपराइज हुआ, वो और गर्म होता गया। रन अवे जिसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। अभी भी 450 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट्स लाइक एन अवन अगर आप वीनस पे छुएंगे तो। लेकिन हाँ, वीनस पे तो एक जमाना ऐसा था, मे बी अब half a billion year ago or 1 billion, we don't know, but there would have been a time जब ये सब लिक्विड वाटर होगा। सो वीनस भी एक जमाने में अर्थ जैसा था, मार्स भी थे। तो सूर्य के 3 पुत्र जो है ना, पोटेंशियली लाइफ गिविंग हो सकते थे, उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। और वो भी कब तक रहेगा, वी डोंट नो, वी हैव नो क्लू। अर्थ आज से 1 बिलियन साल पहले बिल्कुल अलग थी, 2 बिलियन साल पहले तो लाइफ ही नहीं थी। सो बेसिकली थिंग्स चेंज इन कॉस्मोस एंड यू कांट प्रेडिक्ट इट। क्लाइमेट चेंज नेचुरल भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज मैन मेड भी हो सकता है, और दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। So we are not sure how long will Earth remain conducive and good for us, number one. Number two, there are other threats such as a super virus. See, coronavirus is nothing but compared to what a super virus might be. But there could be a super infections that may happen. What will be a super virus? A super virus would be something which is more deadly than coronavirus. Equally infection, man-made भी हो सकता है। Coronavirus भी probably man-made ही था, मतलब कुछ तो उसमें man का making था ही, थोड़ा nature थोड़ा man. So we can go wrong there. And there could be numerous things which may happen to humanity and Earth which may make life go extinct. And that is why, just like we moved, हम अफ्रीका से पूरे दुनिया में फैले, हम यूरोप से अमेरिका में फैले, पहले एशिया से अमेरिका में गए, फिर यूरोप से अमेरिका में गए, and all that stuff we did. We have to live on other planets. It has to be our destiny, and not just Mars. We have to live on other solar systems. 450 बिलियन साल में तो ये सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। 4.5 बिलियन साल इज नॉट अ लॉट, खत्म हो जाएगा। 4.5 बिलियन साल में सूरज जो है हमारा, दैट विल एक्सपायर। अच्छा, बेसिकली उसका सारा जो हाइड्रोजन है, फ्यूल, वो खत्म बर्न हो जाएगा। हाँ, बर्न हो जाएगा, तो वो रेड
जायंट बनेगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो अर्थ को तो इंसिनरेट कर देगा, जला देगा एकदम. So, and most planets will go away. If the sun goes, then who's surviving? Which means you have to go to other suns. You have to go to other stars. Eventually, this galaxy will collide with Andromeda. Andromeda is heading towards us. It's a huge galaxy, bigger than our Milky Way. And they will collide. That will mean that maybe our galaxy के center में एक black hole है. Maybe those black holes will collide. And we cannot predict what will happen. Whether our galaxy will survive, at least एक बहुत बड़ा बदलाव तो होगा. So हमें दूसरी गैलेक्सी में भी रहना है अगर हमें अपनी स्पीशीज को और लाइफ एज वी नो इट को सर्वाइव कराना है फॉरएवर. सो दैट्स व्हाई वी नीड टू गो टू अदर प्लैनेट्स. द अदर शॉर्ट टर्म गोल इज दैट देयर आर रिसोर्सेज. ऐसे मून पे देयर इज हीलियम-3. मून पे इतना सारा हीलियम-3 है और हीलियम-3 इज अ फ्यूल फॉर फ्यूजन रिएक्टर. और जब हम फ्यूजन रिएक्टर बना लेंगे अगले 10 साल के अंदर, तो हीलियम-3 मून पे इतना है कि अर्थ को हम लगभग 45,000 साल के आसपास तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, विच इज़ फॉर एवर. मतलब एटलीस्ट कितना साल हो जाएगा सोचो, तब तो कुछ और निकल आएगा. सो वी वांट टू गो टू द मून. मार्स इज ऑल्सो रिच विद मेनी मिनरल्स. मार्स ऑल्सो गिव्स अस एक्सेस टू द एस्टेरॉइड बेल्ट. Asteroid belt is between Mars and Jupiter. Asteroid belt is extremely rich with minerals. For example, there's a tiny asteroid called Psyche 16, which has more gold than we have ever mined on Earth. Really? So gold के प्राइस तो एकदम प्लमेट हो जाएंगे जब हम वहाँ पहुँच गए तो. बेच देते हैं उससे पहले जो भी है थोड़ा बहुत. हाँ, Psyche 16 is a psycho asteroid. Then there are other people asteroids. mining? Not yet, but we have to be in Mars to do that. We have not. See, we have just reached out. मतलब अभी हमारी साइंस क्या है, 2000 साल. अगर आप इंडियन साइंस इज वेयर द बिगिनिंग हैपेंस. वेद एंड आवर अदर स्कॉलर्स इज वेयर साइंस व्हाट वी एज वी नो इट हैपेंस. कुल 2-2,500 साल की एग्जिस्टेंस है हमारी. टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग अ फ्यूल ऑफ एनी काइंड इज कोल से हमने शुरू किया, फिर हम पेट्रोलियम पे आए, अभी हम बेयरली हाइड्रोजन पे आए हैं. हम रॉकेट में हाइड्रोजन डाल करके ले जा रहे हैं. Our speed is very low. Right now, we are at a very nascent, and we have to be kind to ourselves. We've done faster than any other species. Dinosaurs lived here for hundreds of millions of years and achieved nothing close to what we have. So we have done great. And starting from nothing, we were at the verge of extinction. But we have bounced in a million years. 1 million साल पहले हम खत्म हो गए थे almost. 1200 इंसान बचे थे. और उस 1 million साल में फिर हमने अपनी पूरी सभ्यता बनाई. And so it's relatively new that we have gone outside Earth. So once we go to Mars, we get access to all these asteroids, which are extremely important for minerals which we need for tomorrow. We have a very, and again, this is, nobody has पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन there is a strong indication कि asteroid belt में anti matter है छुपा हुआ. अब anti matter is very exciting for everyone. So एक एंटी मैटर और एक मैटर को आप मिलाइए तो E is equal to mc² हो जाएगा. और massive amounts of energy can be released. तो अगर आप 1 किलोग्राम एंटी मैटर और मैटर को मिला दीजिए तो पूरे भारत की 1-2 साल की बिजली तो आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं. और 1 किलो का इतना सा बस. सो इतना एनर्जी है हमारे. एंटी मैटर और मैटर इज हाउ यूनिवर्स वाज क्रिएटेड. दैट्स हाउ बिग बैंग हैपेंड. सो एंटी मैटर एंड मैटर, if you are able to get matter, antimatter तो है ही, सभी कुछ मैटर है. बट इफ यू आर एबल टू गेट एंटी मैटर एंड स्टोर इट, उसको मैग्नेटिकली चार्ज करके वैक्यूम में स्टोर करेंगे क्योंकि वो किसी भी दीवार से टकराएगा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा. देन वी कैन क्रिएट एंटी मैटर फ्यूल सेल्स एंड वी कैन कॉम्बाइन इट विद मैटर. एंड ऐसा 1 किलो का भी अगर हम फ्यूल सेल ले करके हम करें तो आर नीड्स ऑफ एनर्जी वुड बी मेट वेरी इजीली. एंड दिस इज टू लेस एनर्जी. मतलब हम पावर कट से डरते हैं कि वो CFL लगा दें हम बल्ब की जगह, बड़ी बचत हो जाएगी. बट दैट्स ट्रू. But this is a very primitive way of a civilization to think. A really massive civilization will move past all these coal and dead plants and animals, petroleum and coal and all these things. And वो जाएगी next generation of fuel. वो solar पे भी नहीं रहेगी. Solar, wind भी क्या dependent sources हैं. We need ऐसे energy sources जो near infinite हों. और एनर्जी में तो हमें इतना बाउंटीफुल होना चाहिए तभी हम कुछ कर पाएंगे. क्योंकि जब आपके पास एनर्जी है तो आप इन्फिनिट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर पाओगे, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर पाओगे, आप ब्लैक होल्स खोल पाओगे पोटेंशियली. यू कैन डू सो मच इफ एवरीबडी हैड एनर्जी. एंड अगले 50 साल के अंदर फ्री एनर्जी विल बिकम ए बेसिक राइट. एंड इट बी लाइक, मतलब जैसे हवा है, एवरीबडी गेट्स इट.
यू कैन जितना भी ब्रीथ कर सकते हो आप कर भले लो, खराब मिले, खराब मिल रही है लेकिन कर तो सकते हो ना, तो सो इट विल बिकम अ नियर फ्री कमोडिटी एंड वी शुड डू दैट. but as a scientist do you believe in God? Define God. What kind of God are you talking? There are two concepts to look at God. One is the religious angle, the other is the spiritual angle. Religion and spirituality जितने एक दूसरे से क्लोज हैं उससे कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और साइंस है. क्योंकि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ बिलीव कि एक सत्य है और उस सत्य को पहुंचने के तरीके कई हैं. तो आप चाहे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करो या स्टेप 3, स्टेप 2 इस तरह करो, यू आर एबल टू, चाहे आप लेफ्ट हैंड के मैथ्स बैलेंस करो चाहे राइट हैंड की बैलेंस करो, एज लॉन्ग एज द इक्वेशन बैलेंसेस इट्स ओके. साइंस says that, math says that, spirituality says that, religion does not say that. So religion traditionally, and Indian religion थोड़ा उसमें अलग है बिकॉज पंथ और धर्म में अंतर होता है. तो मैं पंथ की बात कर रहा हूँ. जब हम पंथवादी बन जाते हैं तब पंथ ये बताता है कि ऐसे करना चाहिए और यही करना है, जो दूसरा कर रहा है वो गलत है, तुम जो कर रहे हो वो सही है. सारा मार्केटिंग इसी पर है कि जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है और जो तुम कर रहे हो सिर्फ वही सही है. तो इतने सारे लोग एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं अज्यूमिंग कि ना सिर्फ टारगेट एक ही है, रास्ता भी एक ही है. एंड दैट इज वेयर आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन डिविएट. सो व्हेन यू टॉक अबाउट कि यार डू आई बिलीव इन गॉड, हिंदुइज्म एंड इंडियन कल्चर अलाउज कि मैं अपना भगवान खुद बना सकूं. और लोगों ने बनाया है, कुल देवता बनाते हैं लोग. किसी ने तो सारे ही भगवान बनाए हैं, लोगों ने ग्रंथ लिखे, लोगों ने शास्त्र लिखे. तो यह मानते हैं कि भगवान जैसे इंसान को बनाता है वैसे ही इंसान भी भगवान को चूज कर सकता है. और अल्टीमेटली दैट्स वन गॉड एंड देयर आर मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस जो हम बना सकते हैं कि ये वाला मैं इनको मानता हूँ, मैं इनको मानता हूँ, मैं इस रूप में मानता हूँ, मैं निरंकारी हूँ, मैं एथीस्ट हूँ. देयर हैव बीन पीपल लाइक सावरकर जो हिंदू महासभा को हेड करते थे लेकिन वो प्रोक्लेम्ड एथीस्ट थे. लुक एट द डाइकोटमी. किस धर्म में अलाउ करेगा कि मान लीजिए कोई कि पोप जो है भगवान को नहीं मानता. So that will never happen. Correct. But India allows you to do that. There have been ऋषि चार्वाक जैसे लोग जो वो तो बिल्कुल ही एथीस्ट थे. तो इवन ऋषि हैं और बहुत ही सेलिब्रेटेड ऋषि हैं चार्वाक. एंड देयर आर मेनी अदर्स. तो ये एक दो एग्जांपल नहीं है. आप अगर गूगल पे सर्च करिए कौन से भारत के फेमस एथीस्ट सेजेस या फेमस रिलीजियस गुरुज रहे हैं तो बहुत सारे एथीस्ट हैं. एंड इट अलाउज यू, निरंकारी हैं. कुछ कहते हैं इतना बड़ा पंथ चलता है, वो क्या बोलते हैं कि वी डोंट वांट टू गिव अ शेप, हमें तो कोई फॉर्म ही नहीं देना. और वो भी ओके. मोनोथेइज्म इज ओके, पॉलीथेइज्म इज ओके, योर ओन गांव का थीइज्म इज आल्सो ओके, यू मेक योर ओन कुल देवता, वो भी ओके है. सो एज अ साइंटिस्ट आई एम, एंड एज अ हिंदू एंड एज एन इंडियन DNA, आई विल क्रिएट माई ओन गॉड. And I will also change my own God if I want to. अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये एलिमेंट भी डालना है, I want to also find this as holy and divine, I will use it. Now think, the very fact that laws of physics stay same, no matter who's the God, no matter what size you go to, no matter where you go to. So एक क्वार्क से बनने वाला, एक प्रोटॉन से बनने वाला, एक एटम न्यूक्लियस से बनने वाला, एक इलेक्ट्रॉन से, मॉलिक्यूल से, कॉम्प्लेक्स चेन्स ऑफ मॉलिक्यूल से लेकर के हमारी बॉडी से लेकर के और ऊपर चाहिए प्लैनेट, स्टार्स, ब्लैक होल्स, क्वासार्स, दे ऑल फॉलो द रूल्स ऑफ फिजिक्स. एवरीवेयर 1 + 1 = 2. इट साउंड्स कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली ये बड़ी बात नहीं है. कैसे ये बड़ी बात नहीं है कि लॉज ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूरे ब्रह्मांड में किसी भी साइज और किसी भी कोने में सेम रहते हैं. एटलीस्ट इस ब्रह्मांड में तो रहते हैं. हो सकता है अगले ब्रह्मांड के अगले रूल्स हों. इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना इज डिवाइन, है ना. ये हाथ इस हाथ को अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटी से. कैसे पता लग रहा है इन दोनों को? कैसे सूरज और धरती एक दूसरे को बता देते हैं कि अपन लोग अट्रैक्ट करते हैं? कैसे एक नेगेटिव नॉर्थ और नाउथ पोल लाइए तो कहते हैं नहीं हम रिपेल करेंगे, उल्टा कर दोगे तो अट्रैक्ट करते हैं. इनको बताने वाले there's a particle called bosons, they are called relationship particles, not like human relationship, maybe उनमें भी होते होंगे, लेकिन एटलीस्ट पार्टिकल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने वाला भी एक पार्टिकल है. किसने, कैसे सोचा किसने ये, मतलब बन कैसे गया? सो दिस बैलेंस ऑफ द यूनिवर्स, द कॉम्प्लेक्सिटी एट विच वी लिव, एंड द वेरी फैक्ट कि हम अलाइव हैं और हम बात कर रहे हैं और हम कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं इतने छोटे से टाइनी से बीइंग,
एक छोटे से प्लैनेट के छोटे से जगह पे बैठे हुए दो लोग मेज के अक्रॉस ब्रह्मांड को अपने दिमाग में सोच ले रहे हैं, ये अपने आप में एक कॉस्मिक पावर है। मार्स पे जाने की बातें कर रहे हैं। मार्स में जाने की बातें करते हैं। आपके सेल में इतना इंटेलिजेंस, आपको लगता है आपको सारा इंटेलिजेंस यहाँ है, नहीं है। जितना मेमोरी यहाँ है उससे कहीं ज़्यादा आपकी सेल में है। एक एक सेल में डीएनए है, और एक डीएनए आपके पूरे चीज़ को दोबारा क्रिएट कर सकता है। इट कैन रिक्रिएट यू, और नॉट जस्ट यू, इट हैज़ द हिस्ट्री ऑफ एवरीवन अबव यू। सो योर फादर, ग्रैंडफादर, जब तक हम बंदर होंगे किसी प्रकार के अफ्रीका में घूम रहे होंगे, वो भी आपके डीएनए में लिखा हुआ है। यू आर अ कैरियर of your entire human history. And each one of us is every single cell, 27 trillion cell, each one of these cells in your body has that entire history of humankind. And whatever else was before us. And we still don't understand it. अभी इसमें इतना पावर नहीं आया है कि वो हमारे सेलुलर इंटेलिजेंस को एक्चुअली समझ पाए। और इतने छोटे से में कर दिया। आपके एक एक सेल में 2-2 मीटर का डीएनए है, यानी आपके पास लगभग 60 ट्रिलियन मीटर का डीएनए है, यानी 60 बिलियन किलोमीटर का डीएनए है। इट इज इनफ टू गो टू द सन एंड कम बैक सम 200 टाइम्स। इतना डीएनए आपके अंदर है, रोल्ड पड़ा हुआ है। खींचना शुरू कर दूंगा तो सूरज तक जाकर के 200 बार आगे पीछे कर लोगे आप। बाप रे, इतना सारा मटेरियल आपके अंदर है। बट किसने बनाया है फिर? कैसे बन गया ये? Who created the universe? So is universe sheer accident? But how can it be a beautiful accident? That's what I'm saying. Is universe sheer accident? Unlikely. So is there a DNA of the universe? Is there a blueprint of everything because everything has a blueprint. You know? So everything knows. Carbon atom knows. मैं carbon atom हूँ, मेरा ये काम है। उसकी वैलेंसी कितनी है, उसको इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसको पता लग जाता है और वो उसी हिसाब से काम करता है। सेल को भी पता है मेरा काम क्या है। सेल को ये भी पता है ये वाली सेल मेरी है दोस्त, ये वाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स हैज़ दिस थिंग दैट इट इज़ एबल टू कोडिफाई एवरी पार्टिकल। सो हर चीज़ का एक तरह का कोड है। इसको बनाने का ये रेसिपी कुक बुक की तरह है ना। इसको ऐसे बनाना है, दाल ऐसे बनेगी, चावल ऐसे बनेगा, राजमा ऐसे बनाना है, वैसे हर तरह की कोडिफिकेशन है। हाउ डिड दिस हैपन? वी डोंट नो नाउ वेदर गॉड क्रिएटेड इट। यस, यू कैन से दैट व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज डिवाइन। तो it doesn't need to have a form, but if it helps you, go ahead, have a form. Doesn't change anything. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान को क्या नाम और क्या शक्ल देते हैं या नहीं भी देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि ये कैसे बन गया, किसने कोडिफाई कर दिया। So there has to be something which we don't understand, and that something is able to keep everything intact. सब कुछ intact है। बट इसी पे एक काउंटर वो आता है ना कि अगर ठीक है मान लेते हैं कि गॉड है and God created the universe, let's assume that. Okay. But then who created God? God के ऊपर सुपर गॉड होंगे, उनके ऊपर सुपर गॉड होंगे। आप पूछोगे एंड कहाँ होगा? Where does this end? So at some point it has to, that's a very good question because and I'll present to you two things to it. Two theory. One is string theory, which sort of somehow tries to answer this. But again, उसमें किसने create की string ये नहीं पता हमें। But ultimately क्या होगा? Let's think of this. ये endless loop तो नहीं हो सकता. It has to end somewhere. It can't be like God को God ने, super God ने किया, उनको super God ने, उनको super God ने, उनको super God ने. Ultimately, this loop has to close. Correct. Now, where does this loop यहाँ से कहाँ मिल करके ये नीचे वाले में कहाँ पकड़ लेता है इसको? तो मतलब कहीं एक लोअर लेवल के गॉड या हम होंगे, हम भी एक तरह के गॉड ही हैं। एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ वन लेवल गॉड, वन लेवल अप। सो एट सम लेवल देयर विल बी समथिंग रियली टाइनी व्हिच क्रिएट्स समथिंग रियली लार्ज। Now like we don't how know. Big Bang happened, right? That is how Big Bang happened. That string theory also talks something similar. String theory कहती है कि एक loops हैं, ये रबर बैंड के loops समझ लो आप। तो वो loops हैं and they're closed loops. You need to be having a closed loop. और उस closed loop को आप string theory कहती है कि everything is same. It is the entire cosmos is just loops spread over. And इस loop को आप जैसे vibrate करते हो आपको वो particle मिल जाता है. So every particle is a vibration of the same loop. So if you go by the string theory, then this collection of loops should be God. Is the tapestry, the sheet जहाँ पे पूरा यूनिवर्स बना है और ये लूप्स है और इन लूप्स को आप जैसे जैसे वाइब्रेट करोगे वैसे करके पार्टिकल्स निकलेंगे। बट उसमें सवाल ये आएगा कि वाइब्रेट कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है और पार्टिकल्स क्यों निकल रहे हैं, पार्टिकल किसने बनाए। सो वी आर ऑब्वियसली वी डोंट हैव एन आंसर, बट
The thing is that But is scientific community curious to find whether yeah. God exists or not? See, everything which we do is to find कि God exists or not. अब किसी ने बहुत साल पहले बोला बारिश होती है भगवान करते हैं, इंद्रदेव अब करते हैं, जब तक आप नहीं जानते हो तब तक तो भगवान ही करते हैं ना. फिर आपने बारिश को सॉल्व कर दिया, फिर आपको पानी किसने बनाया, अच्छा पानी ऐसे बनता है, अच्छा फिर हाइड्रोजन किसने बनाया, हाइड्रोजन ऐसे बनता है, फिर करते करते एट सम पॉइंट आई डोंट नो, सो गॉड ने बनाया. ना देयर आर टू वेज टू लुक एट इट. आइदर हम ये कहें कि जो हमें नहीं आता वही गॉड है, और अगर ऐसा है तो आई डोंट वांट टू बी गॉड, बिकॉज फिर तो मानव जैसे जैसे चीजों को जानेगा गॉड की एग्जिस्टेंस छोटी होती जाएगी. बट दैट्स नॉट हाउ यू शुड लुक एट इट. God has to be all encompassing. Why is science versus God? ये वर्सेस क्या है? हमने कब कहा कि गॉड नहीं होना चाहिए, कि वी आर एंटी गॉड? हम तो नहीं ऐसे, किसी ने नहीं कहा. भाई भारत जो है चंद्रयान 3 लॉन्च करता है, पहले तिरुपति बालाजी जाता है मॉडल लेकर के, है ना, तब चंद्रयान लॉन्च करता है. अब लोग कहेंगे ये क्यों किया? तेजस विमान आता है तो भारत के रक्षा मंत्री उसकी पूजा करते हैं और वहाँ नारियल फोड़ते हैं, तो लोग कहते हैं अरे साइंस हाउस रिलीजन, इसमें क्या बुराई है भाई? व्हाई डू यू हैव टू बी एंटी साइंस? हमारे तो कल्चर ही अलग है. हमारे तो नालंदा, इफ यू लुक एट इट, आर्यभट्ट वाज आल्सो अ सेज एंड आल्सो अ मैथमेटिशियन, आल्सो अ फिलोसोफर, आल्सो अ ग्रामेटिस्ट, आल्सो एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट. ही वाज एवरीथिंग, मैथमेटिशियन, सब कुछ थे. तो we know that you don't need to alienate science and spirituality. प्रॉब्लम क्या है कि हम धर्म वाले देश हैं. अधिकतर देश पंथ वाले देश हो जाते हैं. पंथ की प्रॉब्लम मैंने आपको बताया क्या है. धर्म कहता है आप जीने का रास्ता है, आपको पता है आपसे अच्छा करना है, अच्छी चीज़ क्या है, एथिक्स क्या है, आप डिसाइड कर लो. देयर विल बी अ लॉ जो लोग डिसाइड करेंगे आपके लिए, लेकिन इंटरनल डेली एथिक्स आप डिसाइड करो. कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, किसको पूजना है, आपको किसको नहीं पूजा करना है, वो आप डिसाइड करो. एज लॉन्ग एज यू डोंट अफेक्ट मी, आई डोंट केयर. आप जो कर रहे हैं करो. कोई कभी गाँव के बीच में कुलदेवता को लेकर लड़ाइयाँ नहीं होती, है ना, लेकिन यूरोप में चर्चेज में आपस में लड़ाइयाँ खूब होती हैं, होती थी, क्योंकि इट वाज लाइक मैं सही हूँ ये गलत है, मैं ही सही हूँ अहंकार है. तो भारत रियलाइज दिस पहले कि मैं सही हूँ, तुम भी सही हो, सब सही हैं, it's okay, as long as it's your private affair. So science in India has always been part of Indian culture, and Indian culture जो हमें बिल्कुल प्रिजर्व करना चाहिए is that criticism is okay, I can challenge you but I don't need to insult you, I can be right and you can be right, we both can be wrong, and it doesn't matter who you are and who I am. हो सकता है आप मुझसे सही हो. जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट थ्योरी तो ऐसी ही चलती है ना. आइंस्टाइन को डिस्प्रूव करने वाला तो मैं भी हो सकता हूँ अगर मेरी थ्योरी उनसे अच्छी है. डजंट मैटर इफ मेरा नाम आइंस्टाइन नहीं है या मैं उतना फेमस नहीं हूँ. सो इन द सेम वे शास्त्रार्थ होते थे भारत में, जिसमें कोई ज़रूरी नहीं था कि जो ज़्यादा फेमस है वही जीतेगा, कोई भी जीत सकता था. एंड वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ इट, और किंग्स वर स्पॉन्सरिंग दिस डिस्कशंस. सो भारत में स्पिरिचुअलिटी, जिसको वेस्ट ने रिलीजन का नाम दे दिया है, स्पिरिचुअलिटी और हमारा कल्चरल हेरिटेज और साइंस नॉट ओनली वर कि ये दुश्मन नहीं थे, बल्कि ये साथ साथ चलते थे. हमने इसको ब्रिटिश राज के दौरान और इवन मुगल राज के दौरान हमने इसको खोना शुरू कर दिया, क्योंकि वी स्टार्टेड बिकमिंग वेस्टर्न. हम वेस्टर्नाइजेशन हो गया, और ब्रिटिश ने तो मैक्सिमम किया. मुगल ने तो खैर इतना इंटरफेरेंस, साइंस में उनका इंटरफेरेंस रिलेटिवली लो था, लेकिन ब्रिटिश का तो भारत की नॉलेज सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना इतनी बुरी तरीके से कि ना सिर्फ डिस्ट्रॉय किया. सी द इन्वेडर्स फ्रॉम द वेस्ट, द अफगान्स, द टर्क्स, द इरानियंस, इन लोगों ने भारत की लाइब्रेरीज को डिस्ट्रॉय किया, तो करंट नॉलेज डिस्ट्रॉय किया. ब्रिटिश ने ना सिर्फ हमारी नॉलेज को डिस्ट्रॉय किया, हमारी नॉलेज के ऊपर अपना जो गर्व था, जो कॉन्फिडेंस था, वो तोड़ा. तो वो ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि ब्रिटिश लेगेसी हम आज तक नहीं तोड़ पाए. वो हैंगओवर हमारा अभी भी है, आज भी चलता है. हैंगओवर है हमें उस चीज़ का कि अरे वो अंग्रेज ने बोला तो बहुत अच्छी बात है, अंग्रेज ने इंडिया के बारे में कुछ अच्छा बोल दिया, अरे वाह अंग्रेजों ने हमारी तारीफ कर दी, गोरे ने तारीफ करी मेरी, तो गोरे ने तारीफ करी तो बेटर है, भूरे ने तारीफ करी तो बेकार है, तो मेरे जैसा है. तो हमारे दिमाग में आज भी ये कि गोरे कुछ अच्छा करते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं. तो वो ये जो है ना, ये अंग्रेजों ने डाल दिया. ये हम रेसिस्ट हैं अपने ही अगेंस्ट, ठीक है. सो हम सेल्फ रेसिज्म करते हैं. तो हमें लगता है कि अब खैर धीरे धीरे over time this has gone lesser and lesser and lesser. But I tell you that आज भी Western world tries to put down India.
आज भी हमें क्राइम कैपिटल बोलते हैं, आज भी वो हर साल एक इंडेक्स निकालते हैं। हर जगह पे उनके स्कूल में क्राइम हो रहे होते हैं रोज। हाँ, हर साल एक इंडेक्स निकलता है इसमें इंडिया टॉप 5 कंट्रीज अनसेफ फॉर विमेन, टॉप 5 कंट्रीज अनसेफ फॉर टूरिस्ट, टॉप करप्ट कंट्री, सबसे भूखी देश, सबसे गरीब देश। अब प्रॉब्लम है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं है यार। मतलब अपना भी देख लो, ऐसा थोड़ी ना है कि लंदन इज द बेस्ट सिटी टू लिव इन। आप जाओ, वैसी पॉकेट मारी होती है वहाँ पे। पेरिस में देख लो क्या हाल है। क्या साइकिल पे लोग मोबाइल चोरी कर ले जाते हैं लंदन में, और पुलिस वाले कंप्लेंट भी नहीं लिखते। वो कहते हैं नया ले लो। एंड आई हैव, यू नो, दिस इज लिव्ड एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। these countries are also going through a trouble of their own. धीरे धीरे वो बात प्रखर और मुखर होती जा रही है, लेकिन इट्स स्टिल नॉट देयर। आप न्यूयॉर्क में कभी ट्रैवल करो, दिल्ली मेट्रो, न्यूयॉर्क, एनी डे, एनी सिंगल ट्रेन, द बेस्ट ट्रेन इन न्यूयॉर्क मेट्रो, द वर्स्ट ट्रेन इन दिल्ली मेट्रो विल विन। न्यूयॉर्क मेट्रो की हर ट्रेन का आखिरी डिब्बा या तो लोग चरस मार रहे होते हैं उसमें, या पब्लिक डेफिकेशन हो रहा होता है। इट्स लिटरली अ टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट, या वहाँ कुछ ऐसे होते हैं जो वहाँ पड़े ही रहते हैं पूरे या टाइम। पीडीए चल रहा होता है। लास्ट के डिब्बे में तो उस लायक ही नहीं होता वो। लास्ट के डिब्बे में तो पब्लिक डेफिकेशन है वो। उसके पहले वाले में ये सब हो रहा है जो आप बोल रहे हैं, वो स्टेजेस है। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ डेग्रेडेशन, और पूरा ग्राफिटी, पूरे भर में गंदगी लिखी हुई है। मैं अभी गया था, मैंने सब देखा है। और कैसे वो लास्ट मंथ ही गया मैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे कूद जाते हैं, पैसे देते ही नहीं है, वैसे करते ऊपर से कूद जाते हैं, और कुछ उनको रोका तो मारपीट चालू। दिल्ली मेट्रो में एक डिब्बा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ऐसा कुछ ग्राफिटी लिखा हो। बस कलेश होते हैं थोड़े थोड़े, रील्स वायरल होती हैं, दिल्ली मेट्रो कलेश। देखिए आपने रील्स? नहीं, वो तो आती रहती है कुछ ना कुछ। आई हैव सीन तो आती रहती है, सभी ने देखा है, क्या नहीं होता है। लेकिन अब if you compare with any single metro, from the Japanese metro to New York metro to Washington to London के मेट्रो में तो प्लेटफॉर्म ही ऊपर नीचे होता है, समझ में नहीं आता। एकदम यहाँ प्लेटफॉर्म आ जाता है आपके आधा फुट ऊपर प्लेटफॉर्म है, ट्रेन ऊपर नीचे है। सो दे आर इन अ मेस। थोड़ी सी बारिश होती है, उनकी मेट्रो बंद हो जाती है। हमारी बारिश 5 मिनट लेट हो जाती है तो फाइट है। 99% के ऊपर की एक्यूरेसी चलती है हमारी, टाइमलीनेस ऑफ द मेट्रो। सो इट्स ओनली व्हेन यू गो आउट लाइक यू, है ना, जब आप गए और आप टूरिस्ट बन के नहीं गए ना, आप वहाँ पे आप एक लाइफ जी आपने, देन यू रियलाइज कि इंडिया इज एक्चुअली मच बेटर देन व्हाट वी आर टोल्ड बाय वेस्टर्न पीपल एंड वेस्टर्न मीडिया कि इंडिया की क्या हालात है। तो ऐसा नहीं, इंडिया में प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती हैं। इतने बड़े देश में समस्या नहीं होगी तो मतलब ये तो अनफेयर एक्सपेक्टेशन है। बट समस्या कुछ नहीं सॉल्व भी होती है, वो कर लेंगे। लेकिन इट्स नॉट दैट वी आर द मोस्ट पुअर भूखा कंट्री एंड अनसेफ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वी आर नो लॉन्गर दैट, वी आर नॉट एट ऑल देयर। बट कमिंग बैक टू मार्स। हाँ, मार्स का ना, एक अभी पीछे एक नासा के वाइकिंग 1 ऑर्बिटर ने एक इमेज रिवील की थी जिसमें ऐसा दिख रहा था कि फेस है कुछ तो मार्स के ऊपर बना हुआ। देखिए आपने वो? बहुत सारी ऐसी अलग अलग की, जुपिटर में आग दिखती है, मार्स पे चेहरा दिखता है। बट आपको क्या लगता है, was there a life on Mars? If that's the question, but it will not look like this. मतलब अर्थ पे लाइफ है इसका मतलब नहीं है मेरी फोटो दिखती है दूर से अर्थ। सेम ही फोटो होगी वहाँ पे भी। हाँ, तो अर्थ को दूर से आप कोई देखेगा तो थोड़ी ना कहेगा इसमें लाइफ है। हाँ, सही बात है। तो हो लगेगा एक प्लैनेट है, सफेद है, नीला है, हरा है, व्हाटएवर। तो बट मार्स पे लाइफ होने की प्रीवियस पॉसिबिलिटी, मतलब हिस्ट्री में, इज द मोस्ट लाइकली अमंगस्ट अदर प्लैनेट्स। सो किसी भी प्लैनेट को अगर आप देखें अर्थ के अलावा, अगर ये कहा जाता है कि सोलर सिस्टम में कभी दूसरा प्लैनेट भी था जिसमें लाइफ थी, इट हैज टू बी मार्स। व्हाई? और तीसरा होता है तो वीनस होता। तो व्हाई मार्स? मार्स इज कंपेयर टू अर्थ, उसका जो डे है वो महज अर्थ से आधा घंटा ज़्यादा है। यानी कि हम 24 घंटे का दिन होता है, उनके यहाँ लगभग 24.5 का। अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, मार्स भी टिल्टेड है, थोड़ा उसी के आसपास ही है। तो सीजन्स हैं, एंड सीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लाइफ टू सस्टेन, बिकॉज सीजनल होती है लाइफ, इज़ वेरी सीजनल, फूड एंड एवरीथिंग इज सीजनल। सो सीजन्स आर इंपॉर्टेंट। मार्स से पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, पोलर आइस कैप्स भरी पड़ी हैं मार्स पे, और अगर उनको हमने गला दिया तो उनमें रिवर हो जाएगी, शायद पहले थी वो रिवर्स। मार्स पे जो सरफेस है वो ठोस है, सतह है, यानी कोई चल सकता है, कुछ उग सकता है। पेड़ को भी सतह चाहिए, इंसान को भी सतह चाहिए, जानवर को भी चाहिए। तो सरफेस है। सरफेस सिर्फ इन 4 प्लैनेट में है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद गैसियस हैं, सब गैसियस जाइंट्स हैं, आप वहाँ चल नहीं सकते, आपको आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। मार्स की ग्रेविटी इज क्लोजर टू अर्थ, सो इट्स नियरली हाफ ऑफ व्हाट अर्थ इज, थोड़ा सा कम है हाफ से। मार्स के पास 2 मून्स हैं which keep it slightly stable on its orbit, और मार्स सन से उतना दूर नहीं है कि एकदम ठंडा हो जाए।
अर्थ से ठंडा है लेकिन उतना भी नहीं है। अगर उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहे कंपेयर टू अर्थ तो इट विल बी द ग्रीन हाउस इफेक्ट विल बी गुड। गिवन दैट अगर मार्स का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इस समय करीब 2-4% है अर्थ के कंपेयर में, अगर ऐसा भूतकाल में हुआ होता है, ऐसा इतिहास में हुआ होता है कि मार्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा था, सो प्रोबेबली मार्स उस समय ज़्यादा गर्म होगा और प्रोबेबली उस गर्म मार्स में रिवर्स फ्लो करती होंगी, फ्रोजन नहीं होंगी, विच मीन्स दैट मार्स माइट हैव हैड लाइफ। अब लाइफ इज नॉट लाइक कि हमारे जैसे हरे एलियंस होंगे, दो आंखें होंगी। इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी अ वायरस, इट मे बी समथिंग वी डोंट अंडरस्टैंड, माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, फंगाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट लाइफ even that level पे would have been beautiful. The journey from a fungus to us is not that long. It's not the biggest leap, but the journey to be from a molecule to a fungus is extremely complicated. तो Mars might have managed to. आज तक किसी भी planet पे life का कुछ मिला है? Not life तो नहीं मिला है, but there are signatures which we feel that. So what will be the signature of life? तो हम कहीं गए तो है नहीं, किसी planet पे नहीं गए हम अभी तक. हमारे पे तो we have been. Correct. So we've not been to a planet. So we've only had our rovers or flyby missions of only solar system. On Mars, yeah. Solar system में ही गए हैं mostly. But there are signatures. Life के signatures क्या होंगे? Active oxygen, यानी O2, would be a very crucial signature of any life on a planet. क्योंकि oxygen is a very reactive gas. अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी, बट कुछ बन जाएगी। लेकिन O2 के फॉर्म में हवा नहीं रहेगी। तो जिस भी प्लैनेट पे हमें दूर से दिखता है कि यहाँ पे O2 है, देयर इज चांस, अगेन देयर इज नो गारंटी कि वहाँ पे लाइफ है। और कौन सी लाइफ होगी? पेड़ होंगे, पेड़ पौधे होंगे। इट्स लाइकली कि प्लांट पहले आएगा, एनिमल बाद में आएगा। अच्छा, तो that's evolution of our planet as well. That's how it works, because you need plants don't need us as much as we need them. Or maybe that's how it works in our understanding. That's also true. There may be a third species. There may be a non-carbon based life, which may be an AI. A civilization might be ahead of us, and it will say, मेरे को चाहिए नहीं, I don't need carbon bodies, मैं तो AI में रहूंगी, सिलिकॉन और आयरन की बॉडी होंगी, लोहे की बॉडी में चलूंगी मैं. With just my conscience. With just my, yeah, like which may be our own likely future, where we will give up human bodies and we will say हम कंप्यूटर में रहेंगे, या हम एक ह्यूमनॉइड में रहेंगे, and we will give up human bodies. So it may happen within our own species. So it could be, life could occur in many ways. Now I do not, फिलोसॉफिकली मुझे नहीं लगता कि हम अकेले रह सकते हैं, क्योंकि हम इतने स्पेशल तो नहीं हो सकते और ना ही हम इतने अकेले हो सकते हैं। सो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स इन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज विद हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, और उसमें एक मिल्की वे में एक ही सूरज जो एक युवा अवस्था का छोटा मीडियम साइज स्टार है, उसका एक मीडियम साइज प्लैनेट में ही लाइफ सिर्फ महज 2 बिलियन साल ही चली है अब तक। वाई? एंड लाइफ कैसे बनती है? लाइफ के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, हवा चाहिए, हमारी जैसी लाइफ के लिए। इफ यू जस्ट टॉक लाइक अस, वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड रॉक, वी नीड ओजोन टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, वी नीड वाटर, वी नीड सीजन्स, वी नीड अ सर्टेन टेम्परेचर टू कीप वाटर लिक्विड। दिस इज नॉट वेरी यूनिक। वाटर इज एवरीवेयर। अर्थ, हमें बचपन में पढ़ा दिया अर्थ पे पानी है, बड़ा यूनिक है। कुछ भी नहीं, हर जगह पानी है। पहले लगे तो रहते थे पानी ढूंढ रहे, पानी ढूंढ रहे। तो पानी तो हर जगह है। पानी वेपर फॉर्म में वीनस पर है, पानी मून पे फ्रोजन फॉर्म में है, बहुत सारा पानी मार्स पे भर भर के है, जुपिटर पे इतने सारे जो उसके सैटेलाइट्स हैं उनमें बहुत सारा पानी है। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन मून्स ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर जिसमें अर्थ के बराबर पानी है। तो गैनीमीड हो गया, सेरेस हो गया, देयर मेनी, मतलब एनसिलेडस, यूरोपा, ऑल ऑफ देम हैव वाटर और लिक्विड वाटर। यू हैव टाइटन व्हिच हैज सॉलिड, बेसिकली वाटर का ठोस सतह है, आइस है, व्हिच कैन मेल्ट। एंड सो वाटर इज एवरीवेयर, oxygen is everywhere, temperature, every third star, every medium size ka third planet will have equal temperature as Earth has. So everyone is conducive to life. How does, so the notion कि सिर्फ हमारी planet पे life होगी, I don't think that's true. In fact मुझे तो लगता है कि ये भी नहीं है कि हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आसपास के stars में ही life होनी चाहिए। The question is why they have not approached us. तो 2 कारण हो सकते हैं उसके, या तो वो अभी टेक्नोलॉजिकली बहुत बैकवर्ड हैं तो उनको पता ही नहीं, और हम भी हैं तो हम भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इवेंचुअली हम में से एक तो रेस में जीतेगा और पहुंच ही जाएगा। या हम टेक्नोलॉजिकली इतने बैकवर्ड हैं
और वो इतने एडवांस्ड हैं कि उनको लगता है अभी इनको ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, जैसे मतलब है ना कॉलेज में अगर कोई इंटर्नशिप करें पहले। हाँ पहले इंटर्नशिप करें, वहाँ तक पहुँचे, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करें, फिर इनको हम क्लब में पहले 8वीं तो पास करो, तब तक 10वीं का पर्चा भरना। सो इट इज़ लाइक दैट। सो दे आर थिंकिंग कि अभी ये लोग थोड़े ग्रेजुएट हो जाएं, स्टेबलाइज हो जाएं, अभी तो अपना एनवायरनमेंट ही तोड़ने में लगे हैं। सो या ये हमारा या वी आर नॉट द स्पीशीज विच विल एवर ग्रेजुएट, मे बी समथिंग बेटर हैज टू बी क्रिएटेड, मे बी an AI which will replace us, and then they will be smart enough to be welcome to the club of living beings, you know, higher living beings in universe का जो। बट ऐसा ना, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं इन्हीं चीज़ों पे, स्पेशली अगर हम एलियन लाइफ की बात करते हैं, राइट? हाँ फॉर एग्जांपल मून पे जैसे लैंडिंग हुई, सो नासा अपोलो मिशन हुए इतने सारे, राइट? पहला तो यही सवाल आता है बहुत लोगों का, वो तो खैर बहुत लोगों ने पूछा है कि मून की लैंडिंग फेक थी नहीं थी, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव सेड सो मेनी थिंग्स अबाउट इट, बट व्हाट केम आउट ऑफ दैट इज कि मून की जो डार्क साइड है, स्पेशली why the missions were stopped is because they realized that there is an alien civilization in the dark side of the moon somehow. That's a big conspiracy theory that is floated out there. आपको लगता है ऐसा कुछ है? What is the dark side of the moon? Dark side of the moon is basically, moon is something called face locked with us. So अर्थ और मून की साइज में ऑब्वियसली अंतर है। तो सारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो अगर उनका जो मून है पर्टिकुलर साइज के प्रोपोर्शन में होता है, तो उसका जो रोटेशन है मून का, मून भी रोटेट कर रहा है, अर्थ भी रोटेट कर रहा है, मून ऐसे भी घूम रहा है, अर्थ सूरज के चक्कर लगा रही है, बट फॉरगेट दैट। मून का जो रोटेशन साइकिल है वो उसके रेवोल्यूशन साइकिल के बराबर हो जाता है। और ये कई मून्स के साथ होता है, सिर्फ हमारे वाले द मून के साथ नहीं होता, और भी अदर मून्स के साथ भी होता है। सो बेसिकली मून का एक ही साइड आपको हमेशा दिखेगा। मान लीजिए ये साइड था, ये इतनी देर में घूमेगा जितनी देर में ये वापस आएगा, तो ये हमेशा यही साइड आपको फेस करेगा। सो दिस इज योर फेसिंग साइड। तो आप एक ही चंद्रमा का एक ही तरफ देखते हो, एक तरफ आप बिल्कुल नहीं देखते हो, ये डार्क साइड है। कुछ खास बात नहीं है डार्क साइड में, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेकिन डार्क साइड में जो आपकी तरफ है वो तो आपकी तरफ है, जो आपकी तरफ नहीं है, ढाल मान लो आपके पास एक शील्ड है, तो शील्ड का एक तरफ तो आप देख रहे हो, दूसरा तरफ आप नहीं देख रहे हो, लेकिन जितने भी पत्थर कंकड़ और तीर आ रहे हैं वो इधर ही लग रहे हैं। सो ये जो डार्क साइड है दैट इज गेटिंग अ हैमरिंग, उसकी इतनी पिटाई हो रही है एस्टेरॉइड से, म्यूटियोर से, कि उसमें क्रेटर्स बने हुए हैं। मून में तो एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो जला भी नहीं पाता वो मीटियोर को, तो मीटियोर धमाधम गिर रहे हैं उसके ऊपर। और उसमें पूरे भर में डार्क साइड की फोटो आप देखिए तो इसमें बिल्कुल अलग दिखता है। सामने के साइड में आपको बड़ा सा ओशन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी और सुंदर सुंदर चीज़ें दिखेंगी, और जो मून के उस तरफ का साइड है वो ढाल है, और उसमें सिर्फ आपको गड्ढे दिखेंगे, मैसिव गड्ढे। इट्स अ टेस्टिमनी ऑफ व्हाट मून डज फॉर अस। डार्क साइड जब आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि चंद्रमा को ईश्वर का रूप देने की आवश्यकता क्यों है, उसको डिविनिटी क्यों बनाया गया, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस, अदरवाइज अर्थ खत्म हो जाती है। एटलीस्ट हम तो नहीं, अर्थ नहीं खत्म होती, बट हम तो खत्म हो जाते हैं, इतने सारे धूमकेतु गिर रहे होते हैं हमारे ऊपर। सो नाउ दैट इज वाई, सो डार्क साइड लुक्स डिफरेंट। सो लोगों ने उसको सोचा ये लुक्स डिफरेंट तो इसमें कुछ होगा, तो लुक्स की वजह से हमने उसको फिक्शनल रूप दे दिया कि अरे ये अलग अलग दिखते हैं, मतलब वो कुएं होंगे, वो घर होंगे, वो गड्ढे जो बने हुए हैं, क्योंकि उस साइड मतलब लोग रहते हैं, इस साइड तो नहीं है गड्ढे, तो अर्थ को फेसिंग नहीं रहते हैं, वो पीछे की तरफ रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि नो ह्यूमन हैज़ नीडेड टू गो देयर, but partly because it's too cold there, dark side, and you don't want to be जहाँ meteor गिर रहे हैं, so we usually land this side, but probes have gone there, China has gone there, India plans to go there, US has been there, but China was I think the first one to successfully land a rover on the dark side of the moon. Probes तो US ने पहले बहुत flybys किए हैं उधर, उसी से फोटो मिली हमें डार्क साइड की, लेकिन रिसेंटली चाइना का मिशन डिड लैंड देयर सक्सेसफुली, दे लैंड, जैसे हमने साउथ पोल किया और हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था, चाइना का अचीवमेंट वाज द डार्क साइड ऑफ द मून, और इट्स हार्डर टू लैंड बिकॉज क्रेटर्स हैं, पूरा क्रेटर है। हमारा जो पिछला मिशन था चंद्रयान वो भी तो डार्क साइड पे प्लान, साउथ पोल पे था, साउथ पोल डिफरेंस है। तो साउथ पोल फेसिंग अर्थ वर्सेस डार्क साइड पीछे की साइड है, और पीछे की साइड उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, सो लेट्स क्रेडिट इज वेयर क्रेडिट इज ड्यू। सो वो भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना साउथ पोल है, क्योंकि साउथ पोल भी उबड़ खाबड़ है और वो भी बिल्कुल उबड़ खाबड़ है डार्क साइड, एंड दे मैनेज टू लैंड। नोबडी वाज फाउंड, नोबडी केम नॉकिंग, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आई डोंट थिंक मून पे लाइफ नहीं है,
मून पे लाइफ इज अनलाइकली। मून पे हम बसेंगे, नॉट लाइक परमानेंट बस्ती। एटमॉस्फेयर तो है नहीं। हाँ, तो परमानेंट बस्ती नहीं बनेगी। मून पे वी विल डू टू थिंग्स, इट्स लाइक अ गेटवे टू अदर। हाँ, एग्जैक्टली। सो वन इज लॉन्च साइट, बिकॉज यहाँ से आप मून जाएंगे, मून पे आप रिफ्यूल करेंगे, तो आप हाइड्रोजन फ्यूल या हीलियम 3 फ्यूल लेकर के आप आगे जाएंगे, और मून से टेक ऑफ करना ईजी है। मान लीजिए मुझे एक बहुत बड़ा मिशन बहुत दूर भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बहुत सारे मिशन अर्थ से फ्यूल लेकर के मून पे डंप कर दूंगा। फिर एक बड़ा सा रॉकेट जाएगा वो जो मून पे लैंड करेगा, और फिर मून पे उसमें और सारा रिफ्यूलिंग करेंगे हम, उसको 100% रिफ्यूल कर देंगे, और फिर मून पे आराम से वो टेक ऑफ कर जाएगा और वो आगे चला जाएगा। सो दैट विल मेक इंटर प्लैनेटरी ट्रैवल पॉसिबल। सो मून विल बी अ पिट स्टॉप। जैसे एयर इंडिया का आपको मान लीजिए, किसी भी एयरलाइन का आपको मान लीजिए एक छोटे शहर से दूसरे छोटे शहर जाना है। हाँ, आपको एक छोटे शहर से दूसरे शहर जाना है, राइट? तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको जाना है कानपुर से आपको जाना है उदयपुर, तो आप क्या करते हैं, एक थोड़ा कम फ्यूल लेकर के एक फ्लाइट लेकर के आप दिल्ली आते हैं, दिल्ली में आप फिर रिफ्यूल करते हैं, और फिर आप उदयपुर चले जाते हैं, विच इज स्लाइटली लॉन्गर डिस्टेंस। आप थोड़ा फ्यूल यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। सो इट विल बी लाइक वन ऑफ दोज कनेक्टिंग स्टेशंस दैट विल हैपन। द अदर इज माइनिंग। Huge amount of mining will happen on moon, and tourism will happen. So tourism. Yeah. Wouldn't do you believe? Oh, absolutely. Wouldn't ask anyone who's listening, and if you're young and you're not married, wouldn't you like to go to honeymoon literally on the moon? So, कि बेबी को आज तो मैं सीधा वहीं ले जाऊंगा, चांद पे टुकड़ा नहीं, मैं तुम्हें चांद पे ले जाऊंगा, चांद पे ही ले जाऊंगा तुम्हें। Yeah. लिटरली बोलते हैं ना, चांद तारे तोड़ लाऊं। So it is called honeymoon, right? So you should go on the moon. Oh, with that logic, definitely we should. You should definitely go to the moon. इसीलिए क्या शाहरुख खान ने प्लॉट खरीदा है वो सब मून पे? वो नुकसान होने वाला है इसमें। So because moon comes under a treaty, space in general comes under a treaty कि you cannot own, any country cannot put sovereign rights. So countries नहीं कर पाएगी तो individual कैसे कर लेंगे? लेकिन why are they buying? What's the benefit? They don't know the treaty ना। So if you don't read, that's the fine print ना। मतलब कोई चिपका के जा रहा है उनको बस। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो मतलब, और उससे होता क्या है कि कई लोग और भी नहीं पढ़ते हैं, फिर वो भी खरीद देते हैं। तो बट टीएनसी हमेशा एस्टेरिक मार्क देखा करिए ना, क्या लिखा हुआ है। देयर इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी व्हिच इज वैलिड टिल 2032 एंड व्हिच विल रिमेन, उसको रिवैलिडेट करते रहते हैं, दैट नथिंग इन द आउटर स्पेस कैन बी ओन्ड। नाउ इट मे हैपन दैट it expires, but that doesn't mean that I will start owning property. It will be countries which will own property first, and that countries will, जैसे एयरवेव बेचते हैं, स्पेक्ट्रम बेचते हैं, वैसे वो प्राइवेट सेक्टर को स्पेक्ट्रम की तरह बेचेंगी प्रॉपर्टी, if it ever happens. So that clearly means that anybody who is buying property now has no right, because जो कंपनी बेच रही है उसका क्या राइट है, वो खुद ही नहीं गई वहाँ पे। Correct. तो जो लैंड मेरी नहीं है, मैं उसको कैसे बेच सकता हूँ? सो ये थोड़ा, दिस इज अ गोरख धंधा, इससे बच के रहें ऐसी चीज़ों में ना। लोगों को लगता है ना कि ये फ्यूचर टेक है, इसको इन्वेस्ट कर दें, बट रीड द फाइन प्रिंट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दिस इज नॉट क्रिप्टो करेंसी। सो वो भी तो डूब गई है। वो भी डूब गई है, लेकिन अब शायद बढ़ जाएगी विद डोनाल्ड ट्रम्प, उसको लेजिटिमाइज करेंगे शायद। वी डोंट नो, अगेन इट्स अप इन द स्काई, वी डोंट नो। सो इट्स ऑल इन द एयर। एनीथिंग व्हिच डजंट हैव अ रियल वैल्यू अंडर इट विल इवेंचुअली क्रम्बल। और इतिहास गवाह है इसका, तो कि हर चीज़ की कुछ रियल वैल्यू तो होनी चाहिए, कुछ तो बेसिस होना चाहिए कि फाइनली ये एक रियल चीज़ है जिस पे ये बेस्ड है। हवा में हवा नहीं खड़ी हो जाती है ना। तो क्रिप्टो एंडेड अप बीइंग दैट। तो क्रिप्टो का तो मार्केट ही ऐसा हो गया था, कोई भी मिंट करने लगा, कोई भी ले आता है वो मिंट। बिना यूज केस के कॉइन्स निकल रहे थे। तो हाँ, देयर वर हार्डली एनी कॉइन्स व्हिच आर बेस्ड ऑन एनीथिंग रियल। करेक्ट। सब कुछ मोस्टली अनरियल ही था। एंड फिर डॉज आल्सो मीम कॉइन था, देखो इलॉन मस्क का कितना हो रहा है उसका भी। इथेरियम वाज देयर, बिटकॉइन वाज देयर। फिर एक तो टाइम ऐसा आ गया था जो हर रोज एक नया बिटकॉइन आ रहा था एवरी डे। बट सी, स्पेकुलेशन मार्केट में यू आर, एंड आई आल्सो टेल दिस अबाउट स्टॉक मार्केट, अंडरस्टैंड इट। स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी इस तरह की चीज़ों में जिसमें मैसिव कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, आज से 10 साल पहले तक इवन स्टॉक मार्केट में देयर वाज वेरी लो यूज ऑफ एल्गोरिथम इन कंप्यूटर। आज से 6-7 साल पहले भी कम था। तो आप पढ़ सकते थे खूब सारा, मैं आपसे ज़्यादा पढ़ लूँगा, मैं अच्छा स्टॉक ले लूँगा, आपका नुकसान होगा, मेरा फ़ायदा होगा, है ना। या हम दोनों का भी हो सकता है, लेकिन मेरा ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो आई कुड रीड माई सेल्फ मोर, आई कुड बी मोर प्रोएक्टिव। मैं बिल्कुल बैठा रह सकता था कि तुरंत खरीद लूँगा। बट अब यू आर नॉट कंटेस्टिंग अगेंस्ट मी, यू आर कंटेस्टिंग अगेंस्ट एन एल्गोरिथम विच वर्क्स 24/7 अक्रॉस द ग्लोब, विच ऑपरेट्स इन माइक्रो सेकेंड्स डिसीजंस लेती है। माइक्रो सेकेंड्स में वो सारा डेटा एनालिसिस कर लेती है और रिजल्ट्स निकाल लेती है। You cannot win against an algorithm. In this market,
इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन नेवर विन अगेंस्ट एन एल्गोरिथम। और इसीलिए लोग कहते हैं ना फायदा हुआ फिर लॉस हो गया। वो ह्यूमन बिहेवियर है, एक बनता है तो अगली बार 2 बेट पे लगाता है, फिर 4 बेट पे लगाता है, फिर उसको 16 का नुकसान होता है। तो जब फायदा होता है तो फायदा हो रहा है, फायदा सब दोस्तों को बता रहे हैं, जब लॉस होता है तो अकेला हो जाता है आदमी। सो दिस विल कीप हैपनिंग। सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू सच थिंग्स, क्रिप्टो या व्हाटएवर शेयर, जस्ट बी अवेयर। Your game cannot be something which an algorithm does better than you. You have to find something which an algorithm cannot do. क्रेजी। मुझे ना ब्लैक होल के बारे में बात करनी है थोड़ी सी और। Black holes. ब्लैक होल्स, द मिस्टीरियस बीइंग्स, हर गैलेक्सी के, हर सोलर सिस्टम के एग्जिस्ट करता है ब्लैक होल। हर गैलेक्सी का सेंटर इज अ ब्लैक होल। हर एवरी गैलेक्सी, जैसे हर सोलर सिस्टम का सेंटर इज एटलीस्ट वन सन, वैसे वन स्टार रादर, वैसे ही हर गैलेक्सी का सेंटर इज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। तो ब्लैक होल भी वैरायटी में आते हैं। तो ब्लैक होल होता क्या, पहले ये बताओ ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल क्या होता है कि सपोज आप अर्थ को लो, ठीक है, और मान लीजिए मेरे बहुत बड़े बड़े जायंट हैंड्स थे और मैंने अर्थ को ऐसे पकड़ा और मेरे पास ऐसी कोई विचित्र शक्ति थी कि मैं अर्थ को कंप्रेस कर सकता हूँ। सो मान लेते हैं कि मेरे हाथ के बीच में अर्थ थी पूरी, तो इतने बड़े मेरे हाथ हैं। अब मैंने इसको कंप्रेस किया, करते 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 कंप्रेस करते हुए, मास नहीं कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रही है, करते करते वो कंचे के बराबर मैं कर दूं उसको। अब क्या होगा, इस कंचे की जो ऑब्वियसली इसका रेडियस तो बहुत कम हो गया, तो इसकी जो ग्रेविटी है, मास सेम रहा, रेडियस कम हो गया, तो ग्रेविटी काफी ज्यादा बढ़ गई। ग्रेविटी तो रेडियस के इनवर्सली स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होती है, ग्रेविटी इक्वेशन है, विच मीन्स इसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाएगी कि अब लाइट आ रही है ये फोटोन की तरह, अब ये लाइट भी इससे निकल नहीं सकती अपनी स्पीड पे। सो एस्केप वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ऐसे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी इज अबाउट 11.56 किलोमीटर्स पर सेकेंड। बट जैसे ही आप ये बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे आपका ग्रेविटी बढ़ेगी, एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर ये एस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के ऊपर पहुंच जाएगी तो लाइट अब एस्केप नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाइट की मैक्सिमम स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एंड एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है इस टाइम पे। अब इसकी एस्केप वेलोसिटी, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो वो सक हो गई, तो लाइट इसमें फंस जाएगी और एस्केप नहीं कर पाएगी। तो क्या हो गया, अब जो भी इसके आसपास या इसके अंदर लाइट होगी वो इसी के अंदर घूमती रहेगी, लाइक अ रिंग और व्हाटएवर, वी डोंट नो, वो एक्चुअली सिंगुलैरिटी में चली जाएगी, वो ऐसे घूम करके वो सिंगुलैरिटी में चली जाएगी। क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई ब्लैक होल के अंदर गया नहीं है और कोई इक्विपमेंट भी नहीं जा पाया है। So we don't know what will happen. What we know is that there will be no light coming out and escaping. And light cannot escape. That's why it's a black hole. Black hole is more the fact कि हमें वहाँ से light नहीं निकलती. The right term should have been dark hole. So black is not the same as dark. Absence of light है वहाँ पे. तो इसलिए it's a dark hole. But वो black जैसा दिखेगा, तो इसलिए black hole बोल दिया हमने. But why is it कि हर गैलेक्सी के अंदर एक ब्लैक होल है? ऐसा क्या पैटर्न है? I'll tell you. So what happens is, so ये तो अर्थ का मैंने कंचे के साइज का बना दिया। सन का अगर ब्लैक होल बनाना है तो काफी बड़ा होगा कंपैरेटिवली, और इसी तरह बड़ा होता जाएगा। तो ब्लैक होल अलग अलग साइजेस में है। सो देयर आर इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, देयर आर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, देयर आर ब्लैक होल्स आर टेम्पररी। सो प्राइमोर्डियल ब्लैक होल जिनको बोलते हैं, जो बहुत छोटे भी हो सकते हैं। सो छोटे बड़े हर प्रकार के ब्लैक होल हैं। इनमें से प्राइमोर्डियल हमें नहीं पता कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं, और शायद वो तब करते थे जब यूनिवर्स शुरू में बना था। बट जो मैसिव, सुपर मैसिव और ये इंटरमीडिएट टाइप के ब्लैक होल्स हैं, दे बिकम सुपर मैसिव ब्लैक होल इज वेरी इंटरेस्टिंग इनमें। दे बिकम द सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज। सो एंड देयर इज अ ह्यूज, द बिगेस्ट ब्लैक होल which we know is 60 billion times the mass of the sun. 60 billion times. 60 billion times the mass of the sun is this black hole. It is called TON. हमारा अपना ब्लैक होल जिससे हम जीवित हैं, जिसकी वजह से उसको सैजिटेरियस ए स्टार बोलते हैं। सो स्टार, हर ब्लैक होल की इज्जत में हम उसके आगे स्टार लगा देते हैं। तो सैजिटेरियस ए स्टार हमारी अपनी मिल्की वे का सेंटर में बैठा हुआ गैलेक्सी का सेंटर है, और ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है। अब इसका ज़रूरत क्या है? इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी। सो अब बिलियंस ऑफ स्टार्स विच आर गोइंग अराउंड इन आवर गैलेक्सी, ऐसे से घूम रहे हैं। सन उनमें से एक है। सन लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पर सेंटर से है, तो बाहर की तरफ भी नहीं है, अंदर की तरफ भी नहीं है। सो वो घूम रहे हैं सारे स्टार्स की तरह, दे आर डांसिंग। अब अगर ये इसकी ग्रेविटी कम होती, छोटा ब्लैक होल होता या कोई सिर्फ बड़ा सा स्टार ही होता,
तो क्या होता है कि जो एज पे स्टार्स हैं हम्म, वो घूमते घूमते छिटक जाते हैं, Escape हो जाते हैं। एस्केप कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता, बिकॉज इस ब्लैक होल की ग्रेविटी मैसिव है, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, इसलिए उन्हीं के अराउंड स्टार्स रिवॉल्व करते रहते हैं। हालांकि इसमें सिर्फ ब्लैक होल का रोल नहीं है, इसमें डार्क मैटर का भी रोल है, लेकिन मे बी दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, इंटायरली डिफरेंट थ्योरी टू गेट इनटू। मगर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इंश्योर दैट गैलेक्सीज स्टिक टुगेदर, स्टार्स इन अ गैलेक्सी स्टिक टुगेदर। अगर ऐसा नहीं होता तो यूनिवर्स में गैलेक्सीज नहीं बनती, और अगर गैलेक्सीज नहीं बनती तो स्टार्स जब मर जाते तो दोबारा स्टार्स बनने में दिक्कत होती। तो स्टार्स लिव लाइक इन अ कम्यून, एक गांव में रहते हैं। तो जैसे गांव में लोग रहते हैं तो स्कूल होता है, बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर और बच्चे पैदा होते हैं। तो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक अ कम्युनिटी ऑफ स्टार्स। सम स्टार्स डाई, न्यू स्टार्स आर born, and that will happen only if stars are close to each other. So galaxies are, black hole ensures that there is a community of it's survival for us. If there is no black hole, while black hole के आसपास भी आप गए तो खत्म कहानी, लेकिन if there is no black hole, there will be no galaxy. The universe will be very uniform. And that would mean that nothing, see, the universe has to do a very strange trick to survive. The universe cannot be homogeneous. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सब एक एक ऐसे ऐसे दूरी पे इक्वल दूरी पे सारे स्टार्स थे, ऐसा होता तो बन ही नहीं पाता यूनिवर्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास और एनर्जी होता है, और फिर एब्सेंस ऑफ मास और एनर्जी, वैक्यूम। कॉन्सेंट्रेशन, स्टार बना, वैक्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, गैलेक्सी बनी, फिर वैक्यूम, दो गैलेक्सी के बीच में। सो यूनिवर्स होमोजीनियस नहीं है, यूनिवर्स इज हेट्रोजीनियस, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, और उसी की वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज हम एग्जिस्ट नहीं कर पाते। सो दैट इज, बहुत अच्छी एक एनालॉजी आ रही है मुझे कि इज दैट द रीजन वी कॉल कि शिवा जो है हमारे भगवान, ही इज द डिस्ट्रॉयर एंड देयर इज अ क्रिएटर। या देयर इज अ जो आप यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली सी इंडियन, इफ यू कम टू द इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी हेरिटेज और हमारी नॉलेज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दो तीन। पहली बात तो ये है कि अनलाइक एनीवन एल्स, इवन द चाइनीज आर वेरी इंटेलिजेंट, एंशिएंट चाइनीज अभी भी हैं, लेकिन एंशिएंट चाइना में भी काफ़ी काम हुआ साइंस पे। चाइना बिलीव्ड इन डुअलिटी, यिन यांग। वेस्ट बिलीव्स इन ईविल एंड गुड, दो है, शैतान और अच्छा आदमी है, क्या फरिश्ता और शैतान, एंजल एंड डेविल एंड सो ऑन। सो एवरीथिंग हैड डुअलिटी, आइदर देयर वाज वन गॉड और देयर वाज अ डुअलिटी। इंडिया इज सिविलाइजेशन, मेरे ख्याल में द ओनली कल्चरल हिस्ट्री में एंड स्पिरिचुअल हिस्ट्री में हमारी, जहाँ पे हम ट्रायड की बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिशूल, तो हम ऐसी, शिव के भी तीन रूप देखते हैं ना, तांडव रूप, द नटराज फॉर्म, द प्रिजर्वर टाइप, एंड द मदर, द नारी रूप ऑफ शिवा, which is also a part, which is creator. So that roop is creator. Nataraj is preserver and prosperity, and Tandav is destroyer. Similarly, Brahma, Vishnu, Mahesh, preserver, creator, destroyer. So this triad is non-binary. Is extremely difficult to imagine, but so correct scientifically. The universe duality में नहीं चलता, यूनिवर्स हमेशा ट्रायड पे चलता है। Okay. मुझे नहीं पता ये कैसे कोरिलेशन हो गया, एंड आई एम श्योर कि कोरिलेशन नहीं है, देयर इज समथिंग मोर व्हिच वी डोंट नो फ्रॉम आवर ओन हिस्ट्री, लेकिन देयर हैज टू बी समथिंग बियॉन्ड जस्ट कोरिलेशन। थिंक ऑफ यूनिवर्स, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स, यूजुअली थिंग्स व्हिच आर मेड आर एग्जिस्टिंग ट्रायड्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्लैक होल, dark energy, dark matter, and matter. Everything which, and this is dark matter essentially holds the universe together. Dark energy rips it apart, like Shiva. Dark matter preserves it, like Vishnu. Matter is everything which is created and is continuously being created, which is Brahma. Creator, destroyer, preserver. शिव के तीन रूप, so creator, the नारी स्वरूप जो है उनका, the नटराज स्वरूप, and the तांडव स्वरूप, destroyer. So, and the beauty is, unlike West, हम vilify नहीं कर देते। ऐसा नहीं है कि जो destroy कर रहा है वो खराब है, because we believed that it's a continuous cycle, like black rebirth is a continuous cycle. Life is rebirth. And हम लोग क्या कहते हैं कि the other day I was in a debate with some spiritual guru, and he was rebirth of, बार बार बोल रहे थे rebirth is fundamental to us as living beings, but it's not just living beings, it's everything, because we don't
वी डोंट रियली डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट लिविंग बींग्स. हम ये नहीं कहते कि भाई चिड़िया अलग है, चिड़िया में भी आत्मा है, मेरे में भी आत्मा है, हम सबकी आत्मा एक जैसी है, परमात्मा है. और जो भी चीज़ जो जिसमें आत्मा नहीं, जो निर्जीव है, वो भी डिस्ट्रॉय होकर के दोबारा बनता है. सो ये बात हम समझ रहे थे कि जो भी चीज़ बनी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो रीफॉर्म होती है. टू रीफॉर्म समथिंग, उसको वापस उसके फंडामेंटल फॉर्म में लाना होता है और फिर रिक्रिएट करना होता है. वो स्टेम सेल में ला करके रिक्रिएट होता है. दैट इज वेयर वी सेड कि भगवान शिव इज जो हमारा जो डीटी हमने कहा कि दिस इज शिव. शिव इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन. द प्रोसेस ऑफ जो बना है उसको बेहतर बनाने के लिए पहले उसे फंडामेंटल फॉर्म में लाना होगा और फिर उस फंडामेंटल फॉर्म को मुझे दोबारा कुछ बेहतर बनाना होगा. बेहतर बनाने का काम किसी का है. उसको जब बन जाए तो उसको बनाए रखने का काम दिस इज वन, एंड देन फिर उसको रिट्रांसफॉर्म, एंड दैट्स हाउ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ इंप्रूवमेंट विल हैपन. ये त्रिमूर्ति, ट्रायड, इज नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. हिस्ट्री में कहीं नहीं है. ग्रीक्स के पास नहीं था, रोमन्स में नहीं था, पेजेंस में नहीं था, क्रिश्चियनिटी में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, चाइनीज ट्रेडिशनल रिलीजन्स में नहीं है, किसी में नहीं है. बट इंडियन कल्चर, एंड मैं कल्चर बहुत सावधानी से बोलता हूँ बिकॉज कल्चर इज बिगर देन आवर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एनी रिलीजन. तो हमारे कल्चर में जो भी हमारे डीएनए से हैं सब हमारे कल्चर में है. सो धर्म आज ये है, कल जो भी हो जाए, लेकिन एवरी इंडियन बिलोंग्स टू दैट कल्चर. उस कल्चर में ये इमेजिनेशन कि हम 3 चीज़ों से बनते हैं, 2 से नहीं. सच और झूठ नहीं है सब कुछ, you know, and not everything is dual. That is, I think, fundamental to our belief system, and that is what even cosmos की जो modern science की study है वो exactly यही कहती है. If dark matter नहीं होता तो हम नहीं होते. The universe will fall apart if there is no dark matter. In fact, 100% अगर मैं universe देखूँ, 100 में से 2% के करीब matter यानी ब्रह्मा है, 4% के करीब 24% के करीब जो है it is dark मैटर. हाँ, डार्क एनर्जी नहीं, डार्क एनर्जी ज़्यादा है, डार्क मैटर 24%, और 70% के आसपास डार्क एनर्जी है, विच इज़ लाइक शिवा, विच इज़ पुलिंग थिंग्स अपार्ट एंड रिक्रिएटिंग द फंडामेंटल फॉर्म्स. एंड डार्क मैटर इज होल्डिंग द यूनिवर्स टुगेदर, विच इज़ लाइक विष्णु, विच इज़ 24%, and the remaining 4% is like Brahma, which is all the matter, which we know. All of them are equally important percent. अब ये कोई कहेगा कि नहीं ये 76 है, वो 4 है, तो I don't want to get into that comparison. Everything is equally important, I'm sure. But it's amazing how 3000 साल पहले we were able to decode. Rigved talks about it. Rigved talks about the calendar. You have to read the Rigved calendar. ऋग्वेद की अगर बात करें ना, उसमें ये भी बोला जाता है कि जो बिग बैंग है, that is in a way representation of the word Om. Have you read that? I'm not sure whether Rigved says it, लेकिन it is, Om has a again this is theorizing. I do not have a particular fact to say कि ये evidence है, but strong evidence suggests, though it is not a rule or a law yet, कि Om's frequency matches so every living being has a frequency. Every cell has a frequency. We all resonate, and that's how we probably, again, and probably is the key word here, we probably see relationship between particles. String theory is also vibration. Every particle vibrates as a frequency, so which means हमारी living beings के भी vibrations होंगे. And the more as time is progressing, more and more it is being suggested that Om, which is a 4-syllable chanting, has something to do with the resonance of the cell. And that, if proven, would काफ़ी important discovery होगी है. लेकिन इस पे काम चल रहा है. So अब ये लोग, एक चीज़ और होती है, cosmic background radiation, CBM. तो basically cosmic background में जब ब्रह्मांड बना था और पहली बार लाइट निकली, कुछ मिलियन साल लगे थे उसको, जब जैसे जैसे पार्टिकल्स दूर गए उनके बीच से प्रकाश पहली बार निकला. जब यूनिवर्स लाइट अप हुआ पहली बार, बहुत बिलियन ईयर्स पुरानी बात है ये, करीब 3.5 बिलियन साल पुरानी, 13.5 बिलियन साल पुरानी बात है. यूनिवर्स की एज, यंग यूनिवर्स था तब, और वो जब पहली बार लाइट निकली तो जो उससे माइक्रोवेव निकली, it has a certain vibration. So that vibration
there is a belief that there is some correlation with Om. ओम. अब कितना है we'll have to still figure out. See, ये काम हमें करना पड़ेगा, ये काम वेस्ट वाले नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे तो प्रूव हो जाएगा ना कि हमें बहुत कुछ आता था. हाँ. तो द प्रॉब्लम इज ये तो 1000 साल का षड्यंत्र यही रहा है भारत के खिलाफ कि भारत को ये दिखा दो कि तुम सब मूर्ख थे और तुम्हारे पुरखे भी मूर्ख थे, कुछ नहीं आता था, सब जंगली लोग थे. लेकिन वो धीरे धीरे रिवील हो रहा है. भाई आयुर्वेद आया, योगा, पूरे दुनिया में योग चल रहा है, पूरे दुनिया में आयुर्वेद चल रहा है. शून्य के आविष्कारकों को हमने क्रेडिट ही नहीं दिया. हमने अरेबिक न्यूमरल बना दिए, लेकिन इंडियंस के जीरो पे बेस्ड डेसिमल न्यूमरल सिस्टम में इंडिया का नाम ही नहीं है. इट इज़ नॉट अरेबिक न्यूमरल, इट्स इंडियन न्यूमरल सिस्टम. बनाया तो हमने था. अब किसी ने मार्केटिंग कर दी तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका प्रोडक्ट हो गया. Americans are great marketeers by the way. Everybody has been, except us. Everybody to the west of us. हम गाना नहीं गाते अपने कामों का. आज से 1000 साल पहले the Arabian Peninsula was a great marketer. वो सारी जगह से नॉलेज लाते थे, ट्रैवलर्स को भेज करके और अपने नाम से चिपका देते थे. आज से 500 साल पहले ये काम यूरोपियंस ने किया. वो इंडिया से फिबोनाची सीरीज लेके गए, अपने नाम से चिपका दिया कि ये तो मेरी सीरीज थी. फिबोनाची खुद कहता है फॉरवर्ड में कि ये एक इंडियन सीरीज है. ही मेंशंस कि इंडिया, ये भारत से मैं लेके आया, पढ़ के आया, मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया, उन्होंने पन्ना ही हटा दिया. ये तो तुम्हारी सीरीज है भाई, ये गोरों की सीरीज है, तो फिबोनाची सीरीज आपकी है. 0 and 1 बाइनरी इज एन इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट. ग्रामर इज इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट. संस्कृत के कितने वर्ड्स, सारा दुनिया का ग्रामर शुरू ही यहीं से हुआ है. तो द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर comes from India. Vocabulary is an Indian. वो शब्द को बनाना और उनको सेंटेंस फॉर्म में लिखना विद अ प्रॉपर रूल. आप हिंदी देख लो, अगर संस्कृत तो बहुत लोगों को नहीं आती है, हम हिंदी में बात करो, आप कोई भी शब्द मुंह से, कोई भी जबान से, आप कंठ से, कहीं से भी आप जो है ना मुंह से कोई शब्द निकालो, मैं उसको लिख लूँगा और मैं किसी को दे दूंगा बाहर जो खड़ा है. वो पढ़ेगा अगर ठीक से तो एग्जैक्टली वही साउंड निकाल देगा. इफ वी हैड रिलाइड, दैट्स व्हाई वो कहते हैं ना कि संस्कृत अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज होती तो वी वुड हैव बीन फार अहेड. ये जो जीपीटी वगैरह आ रहा है, वी वुड हैव डन इट लाइक 20 years ago अगर ऐसा होता तो. क्योंकि वी वुड हैव देन कंप्यूटर से बातचीत नॉर्मल तरीके से हम कर पाते, अभी भी लिख पा रहे हैं. क्योंकि आधी बात उसको समझ में ही नहीं आती ठीक से अगर हम बोलते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज जाता है. शब्द जिस तरह से आप CAT कैट लिखोगे या सैट लिखोगे, समझ में नहीं आता. कहीं सीसा होता है, कहीं का होता है, कहीं चा होता है, समझ में ही नहीं आता है. हिंदी में ऐसा नहीं होता. तो हिंदी इज़ वेरी वेरी वेल रिसर्च. कितने, इट्स हज़ारों साल पुरानी लैंग्वेज. किसी ने कहा ऐसा करते हैं, मुंह से सारे शब्द निकालते हैं जिसमें जीभ आपके तालू से टकराती है, और उसको एक चा चा झा ऐसा कर दूंगा. फिर का करना है तो उसका मुंह का शेप, का खा में आपका शेप सेम होता है मुंह का. फिर टा जब आप करते हैं तो अलग ट ठा, उसमें जीभ और मुंह का शेप सेम है. ता करते हैं तो जीभ आगे की तरफ छूती है. सो यू आर ऑल, इतना किसी ने रिसर्च कैसे किया होगा? हु डिड दिस? इट्स रिमार्केबल. लुक एट पिरामिड्स. हु क्रिएटेड? नोबडी नोज. Whoever created, see, pyramids से ज़्यादा तो भारत के रॉक कट टेम्पल्स हैं. हाँ. Not celebrated. We didn't market it. Correct. क्योंकि अंग्रेजों ने मार्केट ही नहीं किया. अच्छा, इजिप्ट पे तो उनका बहुत भारी भरकम कब्जा था और उनको सुएज कनाल चाहिए थी, तो पिरामिड्स को मार्केट करना ज़रूरी था. बट रॉक कट टेम्पल्स, एक सिंगल पहाड़ी को आधा काट करके उस पर पूरा टेम्पल बना देते हैं, और वो आज तक खड़ा हुआ है, गिरा ही नहीं. हम आज भी दुनिया में लोग टनल्स बनाते हैं ब्रिज में, और टनल्स कोलैप्स हो जाती हैं. लेकिन आप पूरे पेड़, उसके पहाड़ को, बड़े बड़े पहाड़ों को आधा आधा काट करके उसके अंदर पूरा 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 टेम्पल बना देते थे, और वो हज़ारों साल तक खड़ा रहता था, डिस्पाइट अर्थक्वेक्स, विंड्स, वाटर, एवरीथिंग. बट आपको लगता है कि कोई ऐसे एडवांस्ड बीइंग्स थे हमसे बेटर जिन्होंने ये काम किए? आई डोंट थिंक वी नीड टू गो दैट डीप यार. ह्यूमन इंजेन्युइटी बहुत मैसिव है. अब यही चीज़ हमारे बारे में 1000 साल बाद लोग कहेंगे. तो वी बिलीव ना, हम ये मान के चलते हैं कि हम कभी कि हम, ये एक वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट है कि हम सब जितने एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं वो काफ़ी बेवकूफ़ थे और वो काफ़ी बैकवर्ड थे, और धीरे धीरे वो एडवांस हुए हैं. ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस एडवांसमेंट में जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है पिछले 1000-1500 साल की, उसमें उनका हाथ बहुत बड़ा दिखता है. लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड इन्वेंशंस, अनडॉक्यूमेंटेड इन्वेंटर्स और सिविलाइजेशनल प्रोग्रेस को ट्रैक करना ही नहीं है, तो हमें क्रेडिट ही नहीं मिलता. इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी की सभ्यता में, वी हैड
every house had a toilet. Every single house had a toilet. हम आज बात कर रहे हैं कि हर घर में होना हर चाहिए, घर में होना चाहिए. हर घर में टॉयलेट था. Europeans didn't know what to do. They used to throw stuff in the rivers and do stuff in the rivers. किले के ऊपर टॉयलेट होती थी, उससे सब कुछ नीचे गिरता था. That's how it used to happen. हमारे यहाँ नहीं होता था. We had soak pit designs. Every house had it. किला तो छोड़ दीजिए. We had great baths. किसको पता होगा कि नहाने से जर्म्स चले जाते हैं. और ये तो है, मतलब आर्कियोलॉजिकल है. It's there. You can go and see it. Lot of places Great baths, great granaries. कैसे ग्रैंडरी थी, कैसे वो मल्टी लेवल ग्रैंडरी बना दी. एंड वाइल इट इज टॉट, थोड़ा बहुत हमें पढ़ाते हैं, लेकिन जितना हमें बताना चाहिए इतना नहीं बताते. ट्रेडिंग कितनी बड़ी थी. डॉक्स जो हुआ करते थे लोथाल के आसपास, दे वाज सो ब्रिलियंट. कस्टम, जो कस्टम विभाग होता है आज की डेट में, उस समय भी हुआ करता था. कस्टम्स में कैसे काम करते होंगे, कैसे एक मगध एम्पायर था जो पाटलिपुत्र से चलता था लेकिन अफगानिस्तान तक उसकी पहुंच थी. कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी बनती होगी, कैसे करेंसी निर्धारित होती होगी, कैसे प्राइसेस निर्धारित होते होंगे, सप्लाई चेन कैसे बनती होगी. जब कम्युनिकेशन भी नहीं था, नो टेलीग्राफ, तो कैसे बना देते होंगे ये लोग. इतने बड़े बड़े एम्पायर चला दिए, इतनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलती थी. सो वी यूरोपियंस इन जनरल को ये आइडिया ही नहीं है कि इतना बड़ा एम्पायर कैसे चलता है. वो जब तक आए तब तक तो रोमन एम्पायर में आए. करेक्ट. तो देयर अंडरस्टैंडिंग इज कि बड़ा एम्पायर चलाना है तो रोम की तरह चलाओ या ग्रीक की तरह चलाओ. बट वी हैड मच मच बिफोर the Greeks and the Romans. I mean, Greeks were a conquering empire. वो भी संभाल तो पाया नहीं. So the Romans were the first empire for them. उनको लगता है वहीं खत्म हो गया सब कुछ. But well, thousands of years before Roman Empire existed civilizations such as Indus Valley. और शायद उससे पहले और भी कुछ है जो हमें पता ही नहीं है. अभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, द्वारका की हम बात करें अगर तो. So there is evidence, which means somebody had a whole city which was seems quite lavish. काफ़ी सही सिटी लग रही है, जिसमें स्ट्रक्चर है, उसमें फॉर्म है, उसमें आर्किटेक्चर है, उसमें टाउन प्लानिंग है. इट हैड टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिवली वेरी साउंड सिटी. इसमें टैक्सेशन होगा, पुलिसिंग होगी, हेल्थ केयर होगा, एजुकेशन होगा, एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है वो. एंड इट्स इवन ओल्डर, सबमर्ज्ड है, बट कभी तो ऊपर ही होगा ना, पानी के नीचे थोड़ी ना बनाया था. करेक्ट. सो हु मेड इट एंड हाउ मेनी पीपल मेड इट, व्हाट टेक्नोलॉजी डिड दे हैव, एंड दीज आर मच ओल्डर देन पिरामिड्स. अब पिरामिड्स आर मार्वेलस, एग्रीड, वो भी ह्यूमन इंजेन्युइटी है और कुछ नहीं है कि किसी ने क्यों बनाया. लेकिन पिरामिड्स में मुझे एक कोफ्त है, पिरामिड्स का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था. एक राजा इतना लालची कि कह रहा है मरने के बाद मेरे को सारा धन दे दो और उसको छुपा करके एक पिरामिड के अंदर डाल दो, उसमें एक कैटाकोम्ब बना दो ताकि कोई चुरा भी ना पाए, क्योंकि मुझे मरने के बाद ये अपनी सोने के कप और सोने का लोटा और चम्मच और मेरे जानवर, इवन मेरी वाइफ्स, उनको भी मेरे साथ ख़त्म ही कर दो ताकि हम सब जाएं आफ्टर लाइफ में. पिरामिड वॉज with architecturally बहुत अच्छा, made by slaves who were beaten, draining the economy, completely economy बैठा देते थे उस समय पिरामिड बनाने के चक्कर में, and all for the sake of a pharaoh जो कहता था कि मेरे को मरने के बाद भी अपनी जो जिंदगी है रॉयल्टी वाली वो मुझे कम नहीं करनी. It was a man's stupid foolish dream to live forever in opulence, and that is what pyramids were. अब वो बन गए कुछ, लेकिन this is not what we made. What we made were rock cut temples जिसमें इकोनॉमी चलती थी. वो राजा के नाम से नहीं बनती थी, वो किसी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के लिए. हम नालंदा यूनिवर्सिटी बनाते थे, हम तक्षशिला की यूनिवर्सिटी बनाते थे, जिसमें दुनिया भर से लोग आकर के चीज़ें पढ़ते थे और रिसर्च करते थे, और राजा फंड करता था उसे. किसी भारत में राजाओं के बड़े बड़े प्रतिमाएं बना करके उनको दफनाने की जगह बनाना, तो शायद मेरी ख्याल में शुरुआत was a very Delhi Sultanate thing where it started. Taj Mahal would have drained the Indian economy जब बना होगा तब. True. उस समय तो ड्रेन कर दिया होगा. चलो ठीक है, अब हमने उसको टूरिज्म बना दिया है. अब क्या करें, वापस निकालेंगे ना उससे रिटर्न तो. हाँ, हम निकाल रहे हैं अब. उसको पब्लिक प्लेस बना दिया ना, बट पहले कहाँ होगा पब्लिक प्लेस. पहले कहाँ टिकट लगाते होंगे शाहजहां के, चलो पैसा भी बनाते हैं इसका. तो इट हैड बिकम दैट वे. एंड बट इंडियन, इफ यू गो बिफोर 10th century, हम ऐसी चीज़ें नहीं बनाते थे. Opulence was looked down upon. कोई ऐसा नहीं बनाता था. आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली किया होगा तो अशोक ने किया होगा. और वो भी अशोक ने, ऐसा नहीं है कि अपनी समाधियां बनवा दी. अशोक ने जो भी किया, किंग अशोक ने बुद्धिस्ट समाधियां बनवाई. ही डिडंट डू इट फॉर हिमसेल्फ. एंड उसने एडिक्ट्स अपने लिखवाए कि इतिहास में क्या होता था. ही वांटेड टू डॉक्यूमेंट कि इतिहास का डॉक्यूमेंटेशन वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज वहीं से हमें पता लगा कि देयर वाज अ किंग अशोक जिन्होंने ऐसा किया. अदरवाइज पता ही नहीं चलता. वो भी एक धरोहर चली जाती है हमारी. सो इंडियन प्रैक्टिस इन
administration was this way. Pyramids, I'm not a great fan of pyramids. You're not? It's a waste. It has never, जब बनाया हुआ तो बिल्कुल wasteful था. हाँ, लोगों ने जिसने तो बनाया अभी भी बहुत wasteful अच्छा लगता है. हाँ, जिसने बनाया अभी बहुत मैं अच्छा किया. मेक्सिको में गया था 2 पिरामिड देखने. अच्छा, उनके पिरामिड अलग ही होते हैं, बट उनके पिरामिड बाय द वे एस्ट्रोनॉमिकल भी हैं थोड़े. हाँ, एस्ट्रो there was a concept. हाँ. लेकिन इतना मतलब अल्टीमेटली तो इट वाज राजा की समाधि. हाँ. तो राजा बड़ा ही लालची है जो इतना बड़ी अपनी समाधि बनाता है, स्लेव्स को लगाता है और पिरामिड से पूरा इकोनॉमी तबाह कर दी. मतलब वन ऑफ द रीजंस इजिप्ट फेल एज एन एम्पायर डिस्पाइट कि उनके पास नाइल थी, बस क्योंकि सारा पैसा तो पिरामिड में लग गया. तो पिरामिड तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट था उनका कि सबसे बड़ा डिपार्टमेंट ही पिरामिड था और स्लेव से चलने वाला डिपार्टमेंट था, तो स्लेवरी को प्रमोट करने वाला था. दैट डिडंट सर्व एनी गुड फॉर एनी ह्यूमन बीइंग. ऑफ कोर्स दे आर गुड. कैसे करते होंगे, जब पहिए नहीं थे तब इतने बड़े बड़े 10-10 टन 100 टन के पत्थर हम कैसे घुमाते थे, उसकी स्टोरी अलग है. बट वो राजा ने थोड़ी ना किया था. स्लेव्स ने किया था. तो स्लेव्स ने किया था. लगा दो स्लेव, खींचो सब चलो. सो बट ऐसा क्यों होता है कि हर मूवी में या हर जगह पे जब भी कोई एलियंस की बात होती है, पिरामिड दिखाते हैं. पिरामिड तो दिखाते ही हैं, बट नासा की जरूर बात होती है. व्हाई नॉट इसरो? ये सारे एलियंस को नासा ही क्यों दिखता है? आप सोचो, हर एक मूवी में हमेशा एलियंस जो है लैंड यूएस में क्यों करते हैं? exactly. उनको जगह ही नहीं मिली. आराम से साइबेरिया में उतरते, कोई देखता नहीं, आराम से अपना एम्पायर बनाते, फिर इंसानों को मारते. तो ऐसा क्या है? तो सीधे लॉस एंजलिस में क्यों टपकते हैं सबसे पहले, है ना? या न्यूयॉर्क में? क्योंकि क्या होता है, लॉस एंजलिस में कैमरा है. सो देयर इज हॉलीवुड देयर. सो हॉलीवुड के पास ही तरना पड़ेगा ना, अदरवाइज सिनेमा कैसे बनेगी? तो इंडिया में जिस दिन इंडिया की सिनेमा ऐसी मूवी बनाने लगेगी, जैसे हमने बनाया तो था एक वो जादू जिसमें आता था, क्या नाम था उस मूवी का? वो कोई मिल गया. उसमें इंडिया में उतर गया. जिस दिन आप सिनेमा बनाओगे आप क्या उतरेंगे? तो दैट्स हाउ इट इज. उसमें तो कसौली में उतार दिया. कसौल में, हाँ, जहाँ आप शूट करोगे वहीं तो उतरेगा ना. So it's fiction. But have you heard of this Area 51 of concept? Area 51, हाँ, वो जो डेजर्ट में उन्होंने. आपको लगता है पर क्या वो जो क्लेम किया जाता है कि Area 51 में एलियंस है? I don't think so. You think an alien यहाँ तक आएगा, उसके बाद इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी कि वो अर्थ तक आ गया और जिंदा भी रह गया कुछ टाइम तक, और उसके बाद हमने उनको मार भी लिया या मर गया जैसा भी था, हमने उनको स्टोर कर लिया, उनकी सब स्पेसशिप ले ली, और वो उनकी पुलिस वापस नहीं आएगी हमें पकड़ने. तो इतने अगर एडवांस्ड होंगे, आई डोंट थिंक हमें ऐसे एलियन से पंगा लेना चाहिए. तो आई डोंट थिंक एरिया 51 इज दैट. व्हाट एरिया 51 इज, आई थिंक इट्स अ यूएस मिलिट्री टेस्टिंग फैसिलिटी. और वो मिलिट्री टेस्टिंग वहाँ पे करते हैं. कुछ ऐसी कुछ खास वेपन्स की करते होंगे, शायद उनमें से कुछ बैंड वेपन्स होंगे, और ऐसी चीज़ें फैला दी जाती हैं कि यहाँ पे एलियंस. अमेरिकन सोसाइटी थोड़ी ऐसी इमेजिनेटिव भी होती है. दे बिलीव इन फिक्शन. वो यूएफओज दिखने लगते हैं, सडनली सबको यूएफओ दिखने शुरू हो गए, सडनली सबको एरिया 51 आ गया, फिर लोगों ने तो एलियन की फोटो भी लेनी शुरू कर दी. तो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन देयर. इट इज़ मोस्टली आइदर हेलुसिनेशन और पब्लिसिटी ऑफ बोथ. ये सारे काम हमारे यहाँ कम होते हैं. यूएफओ में भी बोला जाता है दैट दे आर एसेंशियली वी ओनली कमिंग फ्रॉम द फ्यूचर, टाइम ट्रैवलिंग बैक विद आवर इक्विपमेंट्स. या बट व्हाई वुड दे नॉट टेल अस? अगर ऐसा है तो, एंड व्हाई वुड दे कम? इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि टाइम ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हमसे इनविजिबल रह पाए. सो आई डाउट कि वो ऐसे उड़ के क्यों आएंगे, फिर वो सीधे प्रकट हो जाएंगे, और प्रकट भी होगा आपको पता ही नहीं चलेगा. बट यू बिलीव यूएफओ एग्जिस्ट? See, what is UFO? UFO is unidentified flying object. Anything which is flying and you can't identify is UFO. है ना? यहाँ पे अगर अभी एक रोबोटिक मच्छर उड़ने लगे और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो वो भी UFO है. UFO और aliens में अंतर है. Everything which is a UFO is definitely not an alien. The question is that is any UFO potentially an alien? So the question is valid question है. Unlikely है कि alien आएंगे और वो हमारी somehow, जब से वो वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स आई वो बुक, तब से सारे उड़न तश्तरी बन गए, सब एक जैसे क्यों दिखते हैं? तो व्हाई इज इट दैट एक फिक्शन के हिसाब से लोगों को दिखना शुरू हो गया? तो लाइकलीहुड यही है कि लोगों का माइंड इंस्पायर हो गया और उनको वो दिखना शुरू हो गया. दैट्स वन पार्ट. हैविंग सेड दैट, कि वेदर दे विल बी एलियंस, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्रोबेबली यस. वेदर दे विल कम टू अस, दे मे बी विजिटिंग अस, बट इफ दे वांट टू रिवील देमसेल्व्स, तो वो बताएंगे कि हम एलियन है भाई, आए हैं. नहीं होगा तो वो स्टडी करके चले जाएंगे. जैसे आप चींटियों का एक वो देखते हो, एंट हिल, आप ऐसे देखते हो, चींटी को ना पता कि आप देख रहे हो, है ना, तो उसको, लेकिन आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, आप चले गए. तो चींटी को लगा होगा कुछ तो था, हवा तेज बढ़ी, सांस आ रही थी किसी की, लेकिन समझ में नहीं आया कौन था. तो वी माइट बी लाइक टाइनी एंट्स जो यहाँ पे घूम रही हैं, लेकिन वी डोंट रियलाइज दैट वी आर बीइंग ऑब्जर्व्ड और इवन मैनिपुलेटेड. मे बी वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड एंड वी डोंट नो.
हम तो मे बी वी आर लाइक यू नो बिग बॉस की तरह हैं, एक अर्थ में लॉक कर दिए गए हैं, वो It's टेलीविजन all शो a देखा simulation. हाँ टेलीविजन देखता है, सीजन 5 आया, इस बार आएंगे इंसान, सीजन 4 में आपने देखे डायनासोर, अब देखे इंसान तो हु नोज ऐसा भी होता है, हाँ. बट these are obviously imaginations, we don't know whether this can happen or not, but yeah, we should think about it. I think one should have a very fertile imagination, fertile होनी चाहिए, हाँ. तो अच्छी चीजें निकल के आती हैं. और बट आपका एक्सपीरियंस कैसा था डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ? You See, worked very closely with him. yeah, so I lived many years in the same house, same floor. Same house? Yeah, so Dasaraji Marg पे, first floor अच्छा. पे. What was his routine? See, his routine was like a launch, right? So if he had to go somewhere at 9 o'clock, so he will say this is T0. Then T-2 पे he will say मेरे को टी चाहिए. T-4 पे I'll wake up. Doesn't matter what time he sleeps. So he अगर 12 बजे सोएंगे और 5 बजे 9 बजे जाना है तो 5 बजे उठ जाएंगे. अगर 1 बजे सोएंगे तो भी 5 बजे उठ जाएंगे. So he had a very disciplined life that way, and he could manage his day very well in terms of structuring the day. The other thing is he valued his time. Everyone, and this is something which you want to learn from Dr. Kalam, one thing you should do is always value the time which you have. That's the only currency you have. You don't have money. Time is the only currency जिसमें ना इन्फ्लेशन होगा ना कुछ होगा, उसी स्पीड से चलता रहेगा. You don't know how much time you have, but whatever time you have today, what did you do with it? 86,400 सेकंड होते हैं लगभग हर रोज, उसमें सोने में निकाल दोगे आप, ज़रूरी है. बट ये जो 50-60 हज़ार सेकंड आपके बचे हैं, उसमें आप हर सेकंड को कीमती कैसे बनाओगे, उसकी वैल्यू कैसे करोगे, और इस पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. यू विल फील रियली गुड इफ़ यू मैनेज योर टाइम वेल. सो डॉक्टर कलाम वो समवन जिनको हर 5-10 मिनट का उनको आइडिया था कि ये 10 मिनट में मैंने किया, ये 15 मिनट में किया, यहाँ मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैं ये कर लेता हूँ. सो ही वुड स्ट्रेस. ऐसे कैसे होता है कि एक व्यक्ति हर दशक में कुछ नया बना देता है, और ऐसा भी नहीं कि ही केम फ्रॉम अ रिच फैमिली. यू नो देयर आर पीपल हु केम फ्रॉम रिच फैमिली, लाइक सारा भाई, ही केम फ्रॉम रिच फैमिली, वंडरफुल मैन, बट सिल्वर स्पून तो था, एंड ही डिड मच मोर देन व्हाट ही गॉट. बट डॉक्टर कलाम स्टार्टेड विद नथिंग. नेगेटिव बैलेंस से शुरू करने वाला व्यक्ति कैसे पहले होवरक्राफ्ट बनाते हैं 60s में, 70s में रॉकेट्स बनाते हैं स्पेस के लिए, 80s में मिसाइल्स बनाते हैं, 90s में न्यूक्लियर पावर बना देते हैं. दीज आर ग्रैंड मिशंस, ईच वन ऑफ देम इज वर्थ अ भारत रत्न. ईच वन ऑफ देम. लोगों को एक काम करते हैं और लोग कहते हैं जिंदगी में आई एम द मिसाइल मैन. अभी मिसाइल मैन से पहले स्पेस मैन भी हैं, अभी फिर न्यूक्लियर मैन भी बन गए, फिर पीपल्स प्रेसिडेंट भी बन गए. सो वेर एवर ही वेंट ही डिड समथिंग एग्जाम्पलरी. एक दशक. तो ये सीखिए कि एक दशक किसी चीज़ में लगा करके मैं कुछ हर दशक कुछ नया कैसे क्रिएट कर दूँ. और ये सबकी कहानी है. इवन इफ यू लुक एट इलॉन मस्क, एवरी डेकेड he makes something outstanding. It takes 10 years to create it and deliver it. Dr. Kalam ने भी किया. So that was very, he was highly motivated that way. And I think one of the things which I especially feel youngsters के लिए when I come across them, this whole idea कि depression है, you know, you are going to counseling, all this stuff, go there. I don't dissuade you from that. But remember one thing, ये सब intrinsic है. 90% प्रॉब्लम्स हमारे अंदर खुद हैं. हमने खुद बोई हैं और खुद उनमें रोज़ पानी डालते हैं. और कभी कभी जब हम मदद मांगने जाते हैं तो सामने वाले भी पानी डाल देता है इसमें, तो वो और बड़ी बन जाती है, रीइंफोर्समेंट हो जाती है. व्हाट वी नीड टू डू इज़ गो द कलाम पाथ, विच इज़ फाइंड अ पर्पस. छोटा पर्पस लो. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, बाद में बन जाना. बट मेरा आज का पर्पस क्या है, मेरा इस हफ्ते का पर्पस क्या, संडे तक मैं क्या कर लूँगा, इस संडे से अगले संडे तक, बस इतना पर्पस बनाते हैं. छोटा सा पर्पस बनाते हैं, और छोटा बना लो. अगले घंटे तक मैं क्या कर लूँगा, उतना छोटा बना लो. सेट योर सेल्फ गोल्स विच यू कैन बीट एंड अचीव, एंड विच विल मोटिवेट यू टू सेट हायर गोल्स द नेक्स्ट आवर, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, वट एवर, एंड कीप एलिवेटिंग योर गोल्स. प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि लोगों को डिप्रेशन है. प्रॉब्लम इसकी है कि लोगों को पर्पस नहीं दिखता. मैं क्यों हूँ, मेरा ध्येय क्या है. कंजम्पशन इज नो लॉन्गर अ पर्पस. तो सबके पास स्विगी है, सबके पास ऊबर है, आपको जहाँ जाना है ऊबर ले जाता है. सबके पास हाँ फ्री डेटा है आपके पास, और उससे देखा दूसरों के पास तो और भी लग रहा है एवरीबडी इज हैप्पी, सिर्फ मैं ही एक डिप्रेस्ड हूँ, तो मैं और डिप्रेस्ड होता हूँ. सामने वाले को भी लग रहा है ये भी, सामने वाले सब मिथ्या में जी रहे हैं. सबको लगता है कि हर कोई खुश है मेरे अलावा, n-1. ठीक है, और वो n-1 एक्चुअली इज 0.
बिकॉज वो माइनस माइनस करते करते पूरा एन माइनस हो चुका है. सब परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है. हर व्यक्ति के जीवन में कलेश है, हर व्यक्ति के परिवार में संघर्ष है, जॉब में प्रॉब्लम्स हैं, हर आदमी का बॉस डांटता है उसको, हर एंटरप्रेन्योर को के ऊपर एक इन्वेस्टर बैठा है ना, जो उसको रोज बोलता है क्या हुआ सेल क्या हुआ, सेल कितना हुआ, कितना ग्रोथ हुआ. हर इन्वेस्टर के ऊपर एक उसका सुपर इन्वेस्टर बैठा है, जो उसका पार्टनर है, जो पैसा लगाया है एक्चुअली, वो पूछता है रिटर्न कितना आया. उसके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, उसका एक बैंक बैठा है जो उससे EMI मांगता है. सो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल टू समवन एंड एवरीबडी इज पुल्ड. इट्स जस्ट दैट मुझे मेरा दर्द दिखता है, सामने वाला का दर्द नहीं दिखता, क्योंकि वो दिखाता भी नहीं है, क्योंकि ये कल्चर बना लिया है हमने, शेयरिंग का कल्चर चला गया है. What you need to do now, if you are a young person and you feel कि मेरे को मन में I have negative feelings, is that you have to guard your optimism. जैसे डॉक्टर कलाम करते थे. So I remember 2012 में Dr. Kalam was being offered कि you become the president again, and there was उसमें मुलायम सिंह जी थे, ममता थी, नीतीश कुमार जी थे, और these people said कि and of course BJP was supporting him. So सबने बोला कि आप बनिए सर 2012 में. And we were very, मैं तो बड़ा खुश, मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तो सर बिल्कुल बनना चाहिए, है ना. He was very calm about it. He didn't say हाँ मुझे बनना है. like, सोचते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए आदमी सोच रहा है दोबारा. अरे क्या यार, कैसी बात कर रहे हैं. So then we went on. Of course politics has its own ways. So eventually things fell apart and looked like difficult. But there's still a chance. But eventually he decided that he'll not contest. And I was very unhappy. उस समय मैं ये क्या आप मतलब I would have left him. उस समय मैंने कहा मेरे को ये क्या है, आप क्या मोटिवेशन ही नहीं है आपको, ठीक है. So and I could say such things to him. But ये था, उन्होंने कहा था कि सामने मत बोलना किसी के, जो भी बोलना है, if you want to vent it out, but दरवाजा बंद कर दो, सबको बाहर कर दो, फिर जो बोलना है बोलो, 5 मिनट है तुम्हारे पास. So he said कि 5 मिनट है तुम्हारे पास. I am not going to do this. I know you have worked on it. And I was very young उस समय. I was in my 20s. And he said कि अब तुम्हें जो बोलना है बोल लो, 5 मिनट है तुम्हारे पास. So I said अभी क्या बोलेंगे, अभी क्या करो, आप छोड़ो, जाने दो. Then 5 minutes got over. Obviously you have disarmed सामने वाला. लेकिन it's important to say I am a 20-something year old. He's nearing his 80s. And he's been the president. I basically a college graduate. And he's saying तुम चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, क्योंकि तुमने काम किया इस पर. And it has not worked. I am deciding कि ये नहीं करना मुझे. तो I am putting पानी on your काम. मैं तुम्हारे काम पे पानी बहाने वाला हूँ, और मैंने किया ऐसा, मुझे लगता है ये सही है, तुम्हें नहीं लगता है, बट तुमने काम किया है. So I'll respect your work and I know you're not happy. तो जो बोलना है बोल लो. I'm happy. 5 minutes हैं आपके पास. Right? अब कहाँ प्रेसिडेंट आपको ऐसा बोलेगा तो आप चिल्लाओगे थोड़ी ना. तो फिर 5 minutes हो गए. And then he said अभी 5 minutes हो गए. Now tell me what new thing we should do. ये तो नहीं कर रहे हैं, अब हम और क्या करते हैं. That's how we started Kalam Center. Out of a failure. See, that's what you do. Failure होता है, 5 मिनट का टाइम ही है उसके लिए. उससे जो सीखना है सीख लो. इससे ज़्यादा सीखने का कोई स्कोप था नहीं, तो पॉलिटिक्स थी. एंड फिर उसको लिमिट किया 5 मिनट. राष्ट्रपति का जॉब ऑफर, मतलब अनसक्सेसफुली आप बोल सकते हो, खुद आपने विड्रॉ कर लिया, एप्लीकेशन निकाल दिया अपनी. सो यू विल नॉट बी द प्रेसिडेंट अगेन. सो इट शुड बी लाइक, हम तो एक जॉब ही खो जाता है तो हम इतने दुखी हो जाते हैं, यहाँ तो प्रेसिडेंट का जॉब नहीं मिला. तभी व्हाट डज अ पर्सन से, 5 मिनट चलो लिमिट कर लेते हैं, जो तुम्हें करना है तुम्हारे लिए कर लेते हैं. उसके बाद चलो अब नया बताओ क्या करना है. लेट्स प्लान, राइट 10 आइडियाज वी शुड डू नाउ. That's how it originated. That's how Kalam Center began. That's how everything which I do now started off. What are you doing now? So Kalam Center, of course, Dr. Kalam in 2015 when he passed away. Till then, you didn't need an institution. But when he passed away, we sort of reorganized it and named it Kalam Center. So we initially worked with all his unfulfilled missions. So his one unfulfilled mission was he wanted to have libraries, public libraries and home libraries. So home library में चाहते थे कि हर घर में लाइब्रेरी हो. तो वहाँ तक तो पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट एटलीस्ट वी ओपन 495 लाइब्रेरीज सो फार अक्रॉस इंडिया. दीज आर फ्री, दीज आर अवेलेबल इन रिमोटेस्ट एरियाज. सो गाँव में हैं, बच्चों जहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस जो होता है ना, चिल्ड्रन ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं उनको. चिल्ड्रन ऑब्जर्वेटरीज में वो बच्चे होते हैं जिनके हाथ से कुछ गलती हो गई होती है, और उनको 6 महीना 2 साल 3 साल तक की भी कैद तो नहीं कहूँगा, बट उनको वहाँ रखा जाता है.
तो वी से इनको रिकूप करना चाहिए, नहीं तो ये भविष्य में तो क्रिमिनल बन जाएंगे। तो इनको अगर हम हटाएंगे तो ना सिर्फ हम एक अच्छा नागरिक बनाएंगे, हम एक पोटेंशियली एक गलत नागरिक बनने से बचाएंगे। और बड़ा उनका लाइफ ऐसा होता है कि उनके माँ बाप भी उनको साथ नहीं देते फिर, और ज़्यादातर केसेस में अबैंडन्ड ही होते हैं वो। तो ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले पॉकेट मारी करी होती है, बाद में इन्हीं को रिक्रूटमेंट होता है, बाहर ही रिक्रूटमेंट हो जाता है इनका, फिर ये चोरी करते हैं, फिर इनसे कोई कुछ और कराता है। अब कहने को बच्चा क्रिमिनल है, लेकिन वो तो समाज उसको क्रिमिनल बना रहा है। सो वी वर्क विद देम, वी रन वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशन इन गवर्नेंस सेंटर्स। वी रन अ सेंटर फॉर फेयरनेस एंड एल्गोरिथम एंड एआई की फेयरनेस कैसे हो इंसानों के प्रति, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। And we run a center which now is called Homi Lab, but it was for transformational education essentially. So कैसे हम बच्चों को और युवाओं को वो चीज़ें पढ़ाएं जो भविष्य में उनको काम आएंगी, और ऐसे पढ़ाएं कि वो यूज़फुल लगे। So इंडिया की क्राइसिस एक ये है कि 90% of our youth is not job ready. Most of our colleges are not education ready. Most of our schools are not future ready. How do we change that? अब स्कूल के करिकुलम जितना पढ़ाना है वो तो स्कूल को पढ़ाना है, उसकी जिम्मेदारी है। उसके बियॉन्ड हम क्या कर सकते हैं हेल्प उन स्कूल बच्चों की। सो व्हाट वी डू इज़ हम इमर्शन सेंटर्स बनाते हैं जिसमें हम द बेस्ट वेज ऑफ मेकिंग मूवीज़, हम मूवीज़ बनाते हैं एसेंशियली इंटरस्टेलर जैसी, और उनसे हम सिखाते हैं चीज़ें। जैसे हम ब्लैक होल पे पूरी मूवी जैसी बना दी हमने विद ऑल दी स्टोरी लाइन एंड ऑल, एंड ब्लैक होल के पास गए तो क्या होगा, कितने जैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या होगा, एंड ऑल दैट इज लाइक अ मूवी। इसी तरह मार्स पे कैसे रहेंगे, मून पे कैसे रहेंगे, क्यों रहेंगे, ऑल दैट इज लाइक अ मूवी। एंड देन वी थॉट कि दिस इज नॉट जस्ट इनफ, बिकॉज बच्चों ने हमें आइडिया दिया कि व्हाई डोंट आई वांट टू गो ऑन मार्स, सो आई वांट टू गो ऑन मार्स, व्हाई डोंट यू टेक मी देयर। अब कैसे ले जाऊँ मैं, या मुझे इस लैब में जाना है, कैसे जाऊँ? So what we started doing is that we collaborated with world's leading agencies and experts, and we started also building immersion environment for them. So जैसे मार्स पे हम जैसे रहेंगे उसका हमने रेप्लिका बना दिया एक वीडियो गेम की तरह, और एजुकेशनल गेम है वो, लेकिन दिखना वो ऐसा चाहिए जैसे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो या कोई भी अच्छा गेम दिखता है, उससे नीचे नहीं जाना हमें। So we hired the world's best people across the globe to build this content starting from India, and people can use it using a headset or using computer. They can experience being an astronaut. कि एस्ट्रोनॉट पानी पीता है तो मैं लिटरली वो ऐसे मेरा हाथ ऐसे जाएगा, ऐसे पकड़ूंगा, मैं ऐसे पीऊंगा, और मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। इमर्सिव environments. Correct. So we build that, and then now we're building the same thing for colleges, where expensive experiments we are simulating them on. So we've built our own stuff. Technology will be our biggest, and not our when I say India's biggest way to leapfrog and build a future-ready citizenship. दुनिया में given that we have the largest number of young people, and the fact that we believe in family values which make us more mentally stable and patient, I think इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिला दें और इसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाएं जो अवेलेबल है हमें इन एजुकेशन, it will be transformational. So and it could be very cheap. It could be जो चीज़ we can bring cost down to 1% of what it is right now, and at the best quality available. So my target right now is to reach out in the range of 1 rupee के आसपास per day per child for the education, for immersion and everything. So hardware, teacher, everything included. We are in the range of about 2 rupees के आसपास, and we will bring it down. How long do you think it will take? Scale की बात है, it's not an issue of technology anymore. We built our own GI, हमारे अपने generative AIs हैं उसमें, अपनी algorithms हैं. So now generating things is much faster for us. So now we are making replicas at the rate of 1 in every 15 days per line. So अब तो massive, we are building the world's biggest repository of industry simulators. मतलब किसी भी industry को experience करना है तो करिए. We have sort of already built the world's biggest repository of laboratory simulators, in the sense कि laboratory equipments, आपको electron microscope use करना है, आपको x-ray spectrometry use करनी है, आपको मिलेगा ही नहीं, करोड़ों के equipment हैं सब, तो simulated, and they have to be hyper realistic, mapped onto real data. So we've done that, and we are also, and our initial product was to build future simulators for children especially. तो अगर मेरे को मान लीजिए simple young modulus भी पढ़ाना है, इलास्टिसिटी वाला, तो भी मैं उसको क्यों नहीं एक स्पेसशिप में पढ़ाता हूँ, क्यों नहीं मैं इसको बृहस्पति पे पढ़ाता हूँ, आई टीच इट ऑन जुपिटर. तो लेट्स सी, ग्रेविटी बदलता है तो यंग एक्सपेरिमेंट में क्या अंतर पड़ता है, सिमुलेटेड. नाउ द चाइल्ड हैज एन एक्सपोजर, देयर इज अ मीनिंग टू एवरीथिंग.
तो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैं इसमें ब्लैक होल से ग्रेविटी पढ़ाता हूँ तो ग्रेविटी लोगों को समझ में आती है. हाँ. ऐसे पढ़ाता हूँ तो लोग केपलर से डर जाते हैं. सो मैं ऐसे ही गया था अभी व्हेन आई वेंट टू न्यूयॉर्क. वहाँ पे ना अमेरिकन म्यूजियम है नेचुरल हिस्ट्री का, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम. या तो वहाँ पे बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऐसे था कि देवर्स जो अपने जैसे हम वेट मशीन्स नहीं होती, हम जैसे नॉर्मल यहाँ पे वेट मशीन यूज़ करते हैं, अलग अलग प्लैनेट की. अलग अलग प्लानट की थी. इतना क्रेजी था वो, मैं देख के इतना ना यू आर स्टेपिंग ऑन कि आप सन पे कितना वेट होगा आपका, एब्सोल्युटली. मून पे कितना वेट होगा आपका, यू नो मार्स पे कितना वेट होगा. व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट तो आपको समझ में आता है ग्रेविटी का फर्क क्या है. एब्सोल्युटली. वी हैव अ गेम सिमुलेटर ऑन ओलंपिक्स एंड यू कैन बेसिकली ट्राई. जब आप पत्थर या भाला फेंकोगे मार्स पे तो कैसे जाएगा. आप पूरा एक्शन करोगे, ऐसे उठाओगे और ऐसे ही आपको रिलीज करना है. वो तो हैंड में आपके बंधा हुआ है ना वो सेंसर. तो देखो कितना दूर जाता है, वहां से कितना दूर जाता है. एंड योर एम इज टू यूजिंग मार्स की ग्रेविटी यू हैव टू हिट अ पॉइंट. प्रोजेक्टाइल मोशन अलग हो जाएगा ना वहाँ पे, बिल्कुल, बिकॉज ग्रेविटी चेंज हो गई तो प्रोजेक्टाइल मोशन चेंज हो जाएगा. सो दैट इज अ वे टू एक्सप्लेन प्रोजेक्टाइल. नाउ यू नो व्हाट वेट इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. और हाउ ग्रेविटी अफेक्ट्स द मोशन. So how it does that. So I'm talking about your weighing machine experiment. So you know that. So it's just beautiful. Now it's registered in your mind forever. Correct. So to register in your mind, so what we are doing is that we are saying that let's make immersion centers in India of this kind, where children can come and do any experiment they want. And continuous learning path होना चाहिए उनका. The beauty is because इसका nut bolt हम सब खुद बनाते हैं. एक एक nut bolt हम खुद बनाते हैं. Language, any language. I don't want English. इंग्लिश क्यों रखें भाई, हिंदी क्यों ना रखें. और हिंदी क्यों रखें, गुजराती क्यों नहीं, तमिल क्यों नहीं, तेलुगु क्यों नहीं, बोडो लैंग्वेज क्यों नहीं, सब होने चाहिए. और वो मैं बना सकता हूँ बिकॉज मैं ही बना रहा हूँ. मैं किसी से ले नहीं रहा हूँ. हाँ, कोई वेस्टर्न पावर इन्वॉल्व नहीं है. सो दैट्स व्हाट वी डू. देन वी हैव क्रिएटेड Dr. Kalam का AI model. I've created some scientists के AI models which can also talk in multiple languages and explain to you. So आपके शिक्षक जो लैब में आपको हेल्प कर रहे हैं, why not have a Dr. Kalam teach you? चलो कलाम पढ़ाएंगे, कलाम की आवाज़ में पढ़ाएंगे, सैटेलाइट पर कैसे बनाते हैं वही बताएंगे आपको. तब आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा. जब जैसे आपको एक वेइंग मशीन से इतना रजिस्ट्रेशन है कि आपको ये चीज़ याद है, उसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 10 मिनट का एक एक्सपोजर है जिसमें डॉक्टर कलाम आपसे कहेंगे सैटेलाइट का ये पार्ट लेके आओ, यहाँ लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ, ये गलत हो गया, सही करो, ऐसे करो, वैसे करो. इट विल जस्ट स्टिक टू योर माइंड. सो हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स हैं, दीज स्टूडेंट्स वांट टू बी एस्ट्रोनॉट्स एंड दे आर वेरी डिटरमिन्ड. वो कह रहे हैं मेरे एस्ट्रोनॉट बनना है, मेरे को भारत का पहला वो बनना है जो चंद्रमा पे जाएगा, या मुझे पहला भारतीय जो मंगल पे जाएगा, मुझे ऐसा बनना है. एंड दे आर गेटिंग ट्रेन फॉर इट. दे नो इट. ना हो सकता है कि नहीं जाए, लाइकलीहुड ये भी है, लेकिन संघर्ष तो करेंगे. और संघर्ष करने के चक्कर में जैसे डॉक्टर कलाम पायलट बनना चाहते थे, और पायलट बनने के संघर्ष में वो मिसाइल मैन, स्पेस मैन, न्यूक्लियर मैन, प्रेसिडेंट, और फिर पायलट बने. प्रेसिडेंट बन करके ही इवेंचुअली बिकेम अ पायलट. इट टुक हिम 15 साल का सपना 75 साल में पूरा किया, लेकिन उस बीच में कितना कुछ कर ले गए. सो वी वांट टू मोटिवेट कि स्टूडेंट्स इन जनरल शुड बी हाईली मोटिवेटेड. जब मेरा देश का जो स्टूडेंट है वो कॉलेज से निकलता है, इंजीनियरिंग से या BSc से या MSc से, ये नहीं कोई कहे इसको कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है, इसे कुछ आता ही नहीं, इसे कुछ देखा ही नहीं है, ये तो थ्योरी है, किताबी कीड़ा है. किताब तो ये हमारा लैक्यूना है, लेट्स अज्यूम ये इसमें कोई वी हैव टू एडमिट कि ये सच है. बट उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम 5 करोड़ का एक्सरे इक्विपमेंट नहीं दे सकते हर कॉलेज को, पॉसिबल ही नहीं है. हम MRI डिवाइसेस नहीं लगा सकते हर जगह फंक्शनल, बट हम उसका एग्जैक्ट सिमुलेटर बना चुके हैं और हम उसको लगा रहे हैं. सो चलो, इट्स नॉट एज गुड एज द ओरिजिनल थिंग, I agree with that, but it's far better than having nothing. And at a cost which is 1%, not even 1%. Correct. So every college, मैं चाहता हूँ बाराबंकी का बच्चा भी कोई विदेश में जाए तो लोग क्या, अरे इसको तो एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री आती है. सही बात है. बहराइच का बच्चा है, हिंदी में इसको आता है, लेकिन इसको पूरा MRI चलाना आता है. तो सामने दिखाया तो, और बच्चे तो हमारे स्मार्ट होते ही हैं, वो तुरंत उसको नकली वर्चुअल और रियल में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में. ये इंडियन माइंड है, इनोवेटिव माइंड होता है. वी शुड लेवरेज दैट. एंड वो शायद ये चाइना में हम करें तो नहीं चलेगा इतना. वो कहेंगे अरे ये तो नकली है, असली है, अब हम भूल गए. ये अंग्रेजों के साथ भी होता है. उनको थोड़ा सा प्रोसेस में डेविएशन दे दीजिए तो उनको SOP ड्रिवन है बात. SOP ड्रिवन. एक इंडियन वेडिंग करा के दिखा दे कोई वेस्टर्न आदमी, सो किसकी शादी किसी से और से करा देगा तो कंप्लीट मिक्सअप हो जाता है. सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू डू दिस. और अभी है, अगले 5 साल में अगर हमने नहीं किया,
we will lose on the global plot, Hmm. the opportunity which we have. Hmm. So we are training right now people how to operate hydrogen fuel plants, Which is the future. which is the future 3 years में. अब वो जब जॉब्स आएंगी, चाहे दुनिया में कहीं आए, चलो इंडिया में नहीं जॉब करनी है, आप यूएई में करोगे, Demand will be वो there. भी तो अरामको भी तो बना रहा है. अरामको जो कंपनी इज ऑल्सो मेकिंग हाइड्रोजन, उनके भी कमिटमेंट्स हैं. Correct. तो हमारे बच्चे जाएंगे, बनाएंगे, ग्लोबल वर्कफोर्स बनाएंगे. Correct. That's what we should do. And that would, we can अभी हम क्या करते हैं, हम ट्रेन करते हैं, फिर उनको रीट्रेन करना पड़ता है और तब वो वर्कफोर्स बनते हैं. तो हम नीचे से शुरू कर पाते हैं, ट्रेनी से शुरू करते हैं. वी डोंट वांट दैट. वी वांट कि हम दुनिया में सबसे ऊपर रहें, कि एक +1 पे हम शुरू कर पाएं, क्योंकि ये इसको तो एक्चुअली में पता है हाइड्रोजन, तो पता भी नहीं, बना ही अभी तो ये प्लांट बनने से पहले पता है इसको. तो सो इफ वी क्रिएट दैट, इफ यू क्रिएट अ वर्कफोर्स व्हिच इज नॉट प्रेजेंट मैचिंग बट फ्यूचर, कि ये दोनों आपस में हिट करेंगे, यू नो, कैपिटल एंड मैन पावर विल हिट टुगेदर. तो ये जो थ्रेट है ना कि एआई जॉब्स ले जाएगा, रोबोट्स खत्म कर देंगे एंड ऑल दैट, उसका वो हमारा एडवांटेज है, क्योंकि हमें ही पता है कि ये रोबोट कैसे चलेंगे, इनको कौन चलाएगा, चलाने कोई तो चाहिए होगा. बिल्कुल. तो वी शुड बी द वंस. आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड. एंड अभी तो हम इसको अग्रेसिवली कर रहे हैं, व्हिच इज वी हैव 38,000 स्टूडेंट्स नाउ. 38,000. Massive number. या 38,000. 18 देशों से हैं, इंडिया ही है ज़्यादातर. बट इमेजिन, ये तो आई मीन वी कैन डू इट इन अफ्रीका. हाँ. सीमलेस है. Correct. मेरे को ट्रेनर भी नहीं भेजना आप, तो मेरे पास तो कलाम ट्रेनर है, kalam.ai है, वही उसी को आई ट्रेन द मॉडल. Correct. For that language. हाँ, स्वाहिली में करेंगे ना. तो विल ट्रेन स्वाहिली बच्चों को. मतलब लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर फॉर नॉलेज एट ऑल. आई थिंक इतना भी हम अगर टेक्नोलॉजी से नहीं कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर बेकार है टेक्नोलॉजी. फिर क्या है, हर आदमी को अंग्रेजी सिखानी है. करेक्ट. पहले तो वो सिखाओ, हाँ. सबको एक कोर्स कराओ, उसके बाद वो जब तक वो कोर्स करेगा तब तक वो पीछे रह जाएगा. तो क्यों करना, उसकी भाषा में सिखाओ. अंग्रेजी अपना सीखे ना सीखे उसकी प्रॉब्लम. क्रेजी. बट बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके. फैंटास्टिक टू टॉक टू यू टू. इतनी सारी चीज़ों पे, कहाँ पोल्यूशन से शुरू करके कहाँ हम अफ्रीका में बच्चों को क्या पढ़ाना है उसकी बात चल रही है. इट्स सो मच ऑफ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स दैट वी कवर्ड. आई होप ऑडियंस को मज़ा आएगा कुछ ये समझ के, सीखने को कुछ तो मिलेगा. I'm sure, yeah. Thank you so much for coming. Thank you, and I wish you a wonderful future in your podcast journey and your all other journeys in life. Thank you. And I hope to see you sometime soon. Thank you so much. चलो, bye. Bye. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम और अच्छे गेस्ट को ला सकें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि सबसे अच्छा पार्ट इस एपिसोड में क्या था. थैंक यू वेरी मच.